हेलो एवरीवन। बच्चे हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9। इट इज फॉर ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमको दो SRS कवर करने थे, SRS 4400 एंड SRS 4410। प्रीवियस लेक्चर में हम SRS 4400 कवर करके आ चुके थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे SRS 4410, जो डील करता है इन कंपाइलेशन एंगेजमेंट। तो समझते हैं पहले कि ये कंपाइलेशन एंगेजमेंट होता क्या है और कैसे एक सीएन प्रैक्टिस इस एंगेजमेंट को परफॉर्म करता है, कैसे वो इस एंगेजमेंट के अंदर रिपोर्टिंग करता है। शुरू में आपको मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल को प्लीज बच्चे आप ध्यान से फॉलो करना, और वो एग्जांपल और उस एग्जांपल में कहेगी सारी बातें अगर आपको समझ में आती हैं तो इस एसआरएस में फर्दर कुछ भी ज्यादा टेक्निकलिटी बचेगी नहीं। सारा का सारा स्टैंडर्ड जो होगा वो ऑलमोस्ट इस एग्जांपल के जरिए आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। SRS 4410 इट इज फॉर कंपाइलेशन एंगेजमेंट। देखिए बच्चे, SRS 4410 डील कर रहा है ये कंपाइलेशन एंगेजमेंट में। अब बात आती है सर ये कंपाइलेशन एंगेजमेंट बेसिकली होता क्या है। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से आपको समझना है। सपोज कि बच्चे कंपनी है, कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड, ए प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के यहां जो अकाउंटेंट है उसने सपोज जितनी भी कंपनी में ट्रांजैक्शंस हुई थी उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया हुआ है। जो भी कंपनी का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होगा, जस्ट लाइक टैली हो सकता है, तो अकाउंटेंट ने सारी के सारी ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया हुआ है। लेकिन जब ईयर एंड आता है तो हमें पता है कि उन्हीं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो हमने सिस्टम में रिकॉर्ड की हुई है हमें अल्टीमेटली तैयार करने होते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अब इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसको एक टेंशन हो रही है। और टेंशन क्या है कि उनकी कंपनी का जो अकाउंटेंट है उसको कंपनी के ऊपर जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है उसकी नॉलेज नहीं है। मतलब कि उसने कंपनी में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई है, परचेज की, सेल की, कमीशन दिया किसी को, इनकम आई है, कोई इंटरेस्ट की, कोई बोरोइंग कॉस्ट है, जितनी भी चीजें हो सकती हैं, तो अकाउंटेंट ने उसको प्रॉपरली अपनी जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ट्रांजैक्शंस को, इवेंट्स को प्रॉपरली कैप्चर किया हुआ है, प्रॉपरली उनको रिकॉर्ड किया हुआ है। लेकिन जब ईयर एंड आने पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की बात आती है तो उसको कंपनी एक्ट के शेड्यूल 3 की प्रॉपर नॉलेज नहीं है। उसमें क्या क्या डिस्क्लोजर्स आते हैं उसकी प्रॉपर उसको नॉलेज नहीं है। तो अब यहां पर मैनेजमेंट को टेंशन हो रही है कि कैसे हम यहां पर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करवाएं। हाँ, ट्रांजैक्शंस इवेंट प्रॉपरली सिस्टम में उनका रिकॉर्डेड है। तो उन्होंने सपोज कांटेक्ट किया मिस्टर एक्स से। एक्स कौन है? ये एक सीए है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ए प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजमेंट मिस्टर एक्स से ये कहता है कि सर आपको है ना हमको असिस्ट करना है। किसमें? इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की प्रिपरेशन में, प्रेजेंटेशन में प्लीज आप हमको असिस्ट कर दीजिए। सर इंफॉर्मेशन ऑलरेडी उन्होंने बनाई नहीं रखी होंगी, बिकॉज अभी आपने कहा कि अकाउंटेंट ने सब कुछ रिकॉर्ड कर रखा है, तो एक्स का काम तो केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाने का होगा। हाँ, नो डाउट कि एक्स का जो मेन काम है वो ए प्राइवेट लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनवाने का होगा। लेकिन ईयर एंड होने पर बेटा कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जहां पर एक्स से असिस्टेंस की बात आ सकती है। लाइक प्रोविजन आपको क्रिएट करवाना है, तो ऐसी जगह पर मिस्टर एक्स आके ए प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजमेंट को असिस्ट करेंगे इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दैट इज एक्स का जो काम होगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके उसको प्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये काम यहां पर मेन मिस्टर एक्स का होगा और फिर उस पर उनको एक रिपोर्ट भी देनी होगी कि कैसे उन्होंने इस एंगेजमेंट को परफॉर्म किया है, किस एफआरएफ के बेस पर ये कंपाइलेशन किया गया है। ये सारी बात एक रिपोर्ट के जरिए मिस्टर एक्स ए प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो मिस्टर एक्स को कॉल किया गया और कहा सर प्लीज आप हमको असिस्ट कर दीजिए इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो एक्स का जो ये एंगेजमेंट ए प्राइवेट लिमिटेड के साथ हो रहा है
दिस एंगेजमेंट इज कॉल्ड एज कंपाइलेशन एंगेजमेंट। दिस एंगेजमेंट इज कॉल्ड एज कंपाइलेशन एंगेजमेंट। तो इतना तो बच्चे मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको एक काफी हद तक इस एंगेजमेंट का जो नेचर है वो समझ में आया होगा कि यहां पर एक सीए इन प्रैक्टिस बेसिकली अपने क्लाइंट को किस तरह की सर्विस रेंडर करने के लिए जा रहा है। एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, रिप्लाई कर पाओगे? अपने एंड पर रिप्लाई करना, मैं तो आपका रिप्लाई सुन नहीं पाऊंगा, अपने एंड पर रिप्लाई निकालना। क्या मिस्टर एक्स ए प्राइवेट लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं? एक्स का जो काम होगा इस कंपाइलेशन एंगेजमेंट के अंदर, जो एक्स का काम होगा वो मेनली क्या काम होगा? असिस्ट करना। एक्स का जो काम होगा असिस्ट करना, किसको? मैनेजमेंट ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड। ए प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजमेंट को असिस्ट करना किस चीज में? इन द प्रिपरेशन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं शुरू से ही। एक्स का जो काम होगा वो काम है ए प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजमेंट को या दोस्त चार विद गवर्नेंस को, एज में बी अप्रोप्रिएट, असिस्ट करना है इन द प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और अल्टीमेटली इसके बेसिस पर इन्हें एक रिपोर्ट देनी होगी। रिपोर्टिंग ऑन कंपाइलेशन। सर रिपोर्ट क्यों? क्या मिस्टर एक्स यहां पर इस रिपोर्ट में कोई ओपिनियन को एक्सप्रेस करेंगे? तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्या मिस्टर एक्स ए प्राइवेट लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, यस और नो? क्या मिस्टर एक्स ए प्राइवेट लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं क्या? आंसर इज नो, मैं कोई ऑडिट नहीं करूंगा। क्या मिस्टर एक्स आके आपके परचेज को, सेल को, किसी पर्टिकुलर इनकम को, किसी पर्टिकुलर एक्सपेंस को या एसेट को या लायबिलिटी को एग्जामिन करेंगे? तो ठीक है, ए प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजमेंट क्या काम करेगा भाई? वो मिस्टर एक्स को जो भी रिकॉर्ड हैं, डॉक्यूमेंट हैं, वो इनको हैंडओवर करेगा, और मिस्टर एक्स इन्हीं रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट के बेसिस पर अल्टीमेटली इस कंपाइलेशन एंगेजमेंट को परफॉर्म करेंगे। दैट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपाइल करेंगे और प्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो खुद सोचिए कि अगर कोई क्लाइंट मुझे इस पर्पस के लिए अपॉइंट करता है, सर हम आपको ना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे देंगे, यानी हम आपको अपना पूरा सपोज टैली का डेटा प्रोवाइड करवा देंगे, जो भी कोई रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत फील होती है, रिक्वायरमेंट फील होती है, वो आप हमें बता देना, वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप तो बस हमारे लिए इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके इनको प्लीज आप प्रेजेंट कर दो इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। तो खुद सोचिए कि क्या ऐसे एंगेजमेंट में अब मैं इनकी परचेज को एग्जामिन करूंगा कि जो आपने मुझे डेटा दिया है, क्या मैं उसकी एक्यूरेसी को एग्जामिन करने बैठूंगा क्या? नहीं। तो मैं वहां पर कोई भी एग्जामिनेशन नहीं करूंगा। हाँ, वो बात अलग है कि कंपाइलेशन करते हुए मुझे लग सकता है कि जो इंफॉर्मेशन आपने दी है वो एक्यूरेट नहीं है, लेकिन मैं उसको एग्जामिन नहीं करूंगा। मैं परचेज एग्जामिन नहीं करने के लिए जा रहा, मैं सेल को एग्जामिन करने के लिए नहीं जा रहा, मैं कोई असेट को, लायबिलिटी को, किसी इनकम को या एक्सपेंस को एग्जामिन करने के लिए नहीं जा रहा। और जब यहां पे कोई एग्जामिनेशन नहीं है, तो क्या मिस्टर एक्स इस एंगेजमेंट में कोई भी ऑडिट या रिव्यू को परफॉर्म करेंगे? क्या मिस्टर एक्स इस एंगेजमेंट के अंदर किसी तरह की ऑडिट को, किसी तरह के रिव्यू को परफॉर्म करेंगे? देन आंसर इज नो। मिस्टर एक्स ना तो यहां पर ऑडिट करने के लिए आ रहे और ना ही मिस्टर एक्स यहां पर बेटा रिव्यू करने के लिए आ रहे हैं। वो सिंपली केवल इंफॉर्मेशन मुझे आप प्रोवाइड कराइए और मैं आपको इनको कंपाइल करके प्रेजेंट करके दे दूंगा इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। ये है अल्टीमेटली इस एंगेजमेंट का नेचर। तो क्या इस एंगेजमेंट के अंदर कोई ऑडिट है? देन आंसर इज नो। क्या इस एंगेजमेंट के अंदर कोई रिव्यू है? देन आंसर इज नो। तो क्या यहां पर किसी तरीके का कोई एश्योरेंस होगा? क्या इस एंगेजमेंट के अंदर किसी तरह का
कोई भी एश्योरेंस लिया जाएगा क्या? अगेन आंसर इज नो। यहां पर हम किसी एश्योरेंस की बात ही नहीं करेंगे। एश्योरेंस होता कब है? जब मैं अपने एग्जामिनेशन के बेस पर कोई ओपिनियन दूं या मैं अपने रिव्यू के बेसिस पर कोई कंक्लूजन ड्रॉ करूं, तो उस जगह पर तो बोल सकता हूं कि मैं एक यहां पर एश्योरेंस की बात कर रहा हूं। लेकिन इस एंगेजमेंट के अंदर, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस एंगेजमेंट के अंदर मिस्टर एक्स को ना तो ऑडिट करनी है, और इस एंगेजमेंट के अंदर मिस्टर एक्स को ना ही यहां पर रिव्यू परफॉर्म करना है। जब ऑडिट नहीं करनी, जब रिव्यू नहीं करना, तो यहां पर हम किसी भी एश्योरेंस की बात नहीं करेंगे। और अगर रिकॉल आपको हो जाए बच्चे, तो जो रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट होता है वो अपने आप में क्या होता है? नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। नो डाउट मैं क्लाइंट को कोई ना कोई सर्विस दे रहा हूं, लेकिन इस सर्विस के अंदर मेरी ओर से किसी भी तरह का ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं किया जाता, और ना ही किसी तरह के कंक्लूजन की बातें हम इस एंगेजमेंट के अंदर करते हैं। तो उम्मीद कर सकता हूं बच्चे कि आपको एक कंपाइलेशन एंगेजमेंट का जो एक बेसिक नेचर है, ये अभी तक आपको समझ में आया होगा। देखिए ध्यान से फिर से कि इस एंगेजमेंट के अंदर मिस्टर एक्स को क्या काम करना है? असिस्ट करना है मैनेजमेंट ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और जब मैं यहां पर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, तो बेसिकली आपकी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कंपाइलेशन कर रहा हूं, लेकिन वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो भी क्या ये स्टैंडर्ड एसआरएस एप्लीकेबल होगा? सुनना मेरी बात ध्यान से। अभी मैंने क्या बताया कि मैं यहां पर कंपाइलेशन कर रहा हूं, किसका? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। तो एक क्वेश्चन अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सपोज सर मैं कंपाइलेशन तो कर रहा हूं, मैं एक कंपाइलेशन कर रहा हूं, लेकिन जिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कंपाइलेशन किया जा रहा है वो कोई हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो भी क्या ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा? आंसर इज यस। यानी कि अल्टीमेटली अगर आप कंपाइलेशन एंगेजमेंट में हो, चाहे वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का हो या फिर वो कोई और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अदर देन दी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, या आप अदर देन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का भी अगर कंपाइलेशन करते हो, तो भी उस केस में ये स्टैंडर्ड आपका एप्लीकेबल होगा। ऐसे पॉइंट पर एग्जामिनर आपसे एमसीक्यू अटेम्प्ट करवा सकता है। तो अपने जो फंडे हैं ना, फंडामेंटल्स, ये बहुत आपको क्लियर रखने हैं कि भाई अल्टीमेटली जब मैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट में हूं, तो ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा। बेसिकली इस स्टैंडर्ड के अंदर हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के कंपाइलेशन की बात करेंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के कंपाइलेशन में आपका ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता हो सकता है कि क्लाइंट ने मुझे अपॉइंट करा है किसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपाइल करने के लिए, लेकिन जो उसका नेचर है वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का नहीं है, तो भी ये स्टैंडर्ड आपका एप्लीकेबल होगा। या फिर कि मैं किसी इंफॉर्मेशन का कंपाइलेशन कर रहा हूं, लेकिन वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो भी उस केस में आपका ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा। उम्मीद कर रहा हूं बच्चे आपको अभी तक इतनी बातें समझ में आई होगी। क्लियर? अब बताइए सर, जब यहां पर आप रिपोर्टिंग की बात कर रहे हो, तो क्या रिपोर्ट में किसी तरह की कोई ओपिनियन को एक्सप्रेस किया जाएगा? देन आंसर इज नो। रिपोर्ट में मैं यहां पर किसी भी तरह की ओपिनियन को या किसी भी तरह के कंक्लूजन को एक्सप्रेस नहीं करूंगा। तो जब कोई ओपिनियन नहीं देनी, किसी कंक्लूजन को एक्सप्रेस नहीं करना, तो फिर यहां पर रिपोर्टिंग की बातें क्यों हो रही है? ठीक है, क्लाइंट ने मुझे अपॉइंट करा, उन्होंने मुझे रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट या कोई एक्सप्लेनेशन, जजमेंट्स वगैरह जो मैनेजमेंट ने लिए थे, वो उन्होंने मुझे प्रोवाइड करा दिए, और उनके बेसिस पर मैंने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके प्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एप्लीकेबल एफआरएस। तो फिर यहां पर मैं रिपोर्टिंग करूंगा क्या? क्योंकि मुझे यहां पर कोई ओपिनियन नहीं देनी, मुझे यहां पर किसी भी तरह के कंक्लूजन को एक्सप्रेस नहीं करना, तो फिर मैं इस रिपोर्टिंग के अंदर करूंगा क्या? बट ठीक है कि मुझे यहां पर कोई ओपिनियन नहीं देनी या मुझे यहां पर किसी भी तरह के कंक्लूजन को एक्सप्रेस नहीं करना, लेकिन ये तो बात आनी चाहिए ना कि आपने जो कंपाइलेशन किया है वो किस एफआरएफ के बेसिस पर किया है। इस कंपाइलेशन के अंदर मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां क्या थी, इस कंपाइलेशन के अंदर मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं, ये कंपाइलेशन मैंने कौन से स्टैंडर्ड के बेस पर करा है, ये कंपाइलेशन करते हुए मैंने कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो किया हुआ है, ये सारी बातें एक रिपोर्ट के जरिए क्लियर करनी होंगी।
दैट इज वाई रिपोर्टिंग यहां पे जरूरी है। और इस स्टैंडर्ड के अंदर एग्जाम में अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग 4 क्वेश्चन हैं जो आपके इस स्टैंडर्ड पर एग्जाम में पूछ सकता है, जिसमें पहला ही क्वेश्चन जो आपका बन सकता है वो कंपाइलेशन एंगेजमेंट को डिफाइन करने का हो सकता है। 4 नंबर में ये आपसे पूछ सकता है। तो एक बेसिक आपको मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से इस एंगेजमेंट का क्लियर हुआ होगा। नाउ जब मैं बात कर रहा हूं कोड ऑफ एथिक्स की, इतना बात मुझे समझ में आ गया कि इस स्टैंडर्ड में आपके दो ऑब्जेक्टिव सेट हो रहे हैं। एक तो असिस्ट करना मैनेजमेंट को इन द प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हम बेसिकली जो बात करेंगे वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ये स्टैंडर्ड केवल हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की कंपाइलेशन में डील करता है। अगर मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कंपाइलेशन कर रहा हूं लेकिन वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा। या मैं किसी इंफॉर्मेशन को कंपाइल कर रहा हूं बट उनका नेचर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ही नहीं है, तो भी ये स्टैंडर्ड आपका एप्लीकेबल होगा। तो असिस्ट करना मैनेजमेंट को प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है आपका यहां पर रिपोर्टिंग करना। नाउ बात आए कि सर जब हम यहां पर कोड ऑफ एथिक्स की बात करते हैं, कोड ऑफ एथिक्स, तो क्या इस एंगेजमेंट के अंदर कोड ऑफ एथिक्स एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे? एप्लीकेबल और नॉट, एप्लीकेबल और नॉट। कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो क्या ये कोड ऑफ एथिक्स भी आपके इस एंगेजमेंट के अंदर एप्लीकेबल होंगे या नहीं? आंसर इज यस, एक्सेप्ट फॉर इंडिपेंडेंसी, एक्सेप्ट फॉर इंडिपेंडेंसी। बेसिकली रिलेटेड सर्विस के अंदर इंडिपेंडेंसी एक मैंडेटरी कोड ऑफ एथिक्स आपका नहीं है, बिकॉज मैं यहां पे कोई ओपिनियन को या किसी कंक्लूजन को तो एक्सप्रेस नहीं कर रहा। जैसा कुछ करने के लिए कहा गया है बस वैसा मुझे काम कर देना है, तो इंडिपेंडेंसी यहां पर आपका एक मैंडेटरी फैक्टर नहीं होता। तो कोड ऑफ एथिक्स नो डाउट आपके इस एंगेजमेंट के अंदर भी एप्लीकेबल रहेंगे, लेकिन इंडिपेंडेंसी यहां पर एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्या सर SQC1, SQC1 जो डील करता है क्वालिटी कंट्रोल को लेकर, वो क्या आपका इस एंगेजमेंट के अंदर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? तो रिकॉल करिए बच्चे, अगर आप कर सकते हो, जब हमने अपना फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करा था क्वालिटी कंट्रोल को लेकर, तो क्या SQC1 किसी स्पेसिफिक एंगेजमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है या ये हर एक एंगेजमेंट के ऊपर कॉमनली एप्लीकेबल है? दैट इज अगर हम एंगेजमेंट की बात करें तो ऑडिटिंग एंगेजमेंट है, रिव्यू एंगेजमेंट है, एश्योरेंस एंगेजमेंट आपका होता है, यहां पर आपको एश्योरेंस देना होता है, या फिर रिलेटेड सर्विसेज। तो क्या हर एक एंगेजमेंट में क्वालिटी कंट्रोल को लेकर जो पॉलिसीज प्रोसीजर सेट करने की बातें SQC1 करता है एट फर्म लेवल, तो क्या SQC1 क्वालिटी कंट्रोल का इस एंगेजमेंट के अंदर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, बिल्कुल होगा। तो इतनी बातें आपको कंपाइलेशन एंगेजमेंट अगर आता है ना, ये 4 नंबर का, इतनी बातें आपको बोल के आनी है कि इस एंगेजमेंट में मुझे करना क्या होता है। ये एंगेजमेंट अगर मैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कंपाइलेशन नहीं कर रहा हूं, किसी और नेचर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका मैं कंपाइलेशन करता हूं, तो भी ये स्टैंडर्ड आपका एप्लीकेबल है। या अगर मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ही कंपाइलेशन नहीं कर रहा, कोई और नेचर की इंफॉर्मेशन है, तो भी स्टैंडर्ड आपका एप्लीकेबल होगा। कोड ऑफ एथिक्स यहां पर फॉलो किए जाएंगे, इंडिपेंडेंसी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती। SQC1 क्वालिटी कंट्रोल को लेकर यहां पर बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। और इस एंगेजमेंट के अंदर कोई भी ऑडिट नहीं है, मैं यहां पर कोई ऑडिट नहीं कर रहा, और ना ही किसी तरीके का मैं इस एंगेजमेंट के अंदर रिव्यू परफॉर्म कर रहा हूं। याद कर सकते हैं ना आराम से, देखो बिल्कुल भी रटने वाली बात ही नहीं है। चीजें अगर समझ में आ जाए और एक दो बार उसको जल्दी से आप रिवाइज कर लो, और जितना जल्दी हो सके एक बार लिख के भी देख लो ना, चीजें बेटा हमेशा के लिए आपकी हो जाएंगी। प्रॉब्लम पता है कब आती है ऑडिट के अंदर? जब चीजें समझ में नहीं आती और उनको फिर आप रटना शुरू कर देते हो, तो वो चीजें लॉन्ग टर्म तक कभी भी आपके माइंड में रह ही नहीं सकती। फिर ऊपर से आप उसको रिवाइज नहीं करते, उसको आप लिख के नहीं देखते, तो ऑडिट में बच्चा कहीं ना कहीं फिर सफर करता है। फिर इस सब्जेक्ट को, इस पेपर को कोसता है कि पता नहीं कैसा पेपर है, नंबर नहीं आते। नंबर आते हैं, थोड़ी सी बस आपको ना स्ट्रेटजी फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है, स्कोर आपका इस पेपर में बहुत अच्छा होता है।
देखिए ध्यान से स्टार्ट करते हैं एक बार। शुरू में कुछ इंट्रोडक्शन है, केवल रीड ऑनली में कवर करेंगे, जहां से मैं इसको रीडिंग करना शुरू कर रहा हूं। SRS 4410 डील्स विद द प्रैक्टिशनर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। सर प्रैक्टिशनर का मतलब क्या है? मिस्टर एक्स को मिस्टर एक्स को इस स्टैंडर्ड के अंदर जो एड्रेस किया गया है वो प्रैक्टिशनर के जरिए किया गया है। अगर रिकॉल कर सकते हो ना, अगर आप SRS 4400, तो वहां पर हमने मिस्टर एक्स के लिए टर्म यूज की थी ऑडिटर। जबकि मैंने उस लेक्चर में कहा था आपसे कि ऑडिटर नहीं कहना चाहिए, बिकॉज मैं यहां पर ऑडिट तो नहीं कर रहा, बट वहां पर आप ऑडिट जैसी सर्विस परफॉर्म कर रहे थे। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर के अंदर मैं ऑडिट नेचर की ही सर्विस को परफॉर्म कर रहा था, भले ही मैं वहां पर ऑडिट नहीं कर रहा था, लेकिन जो प्रोसेस मैं परफॉर्म कर रहा था कहीं ना कहीं उनका नेचर ऑडिट प्रोसेस जैसा ही था। इसलिए SRS 4400 के अंदर मिस्टर एक्स को जो एड्रेस किया गया था, जो उस एंगेजमेंट को परफॉर्म कर रहा था, उसको ऑडिटर के जरिए एड्रेस किया गया था। लेकिन गलती से भी बच्चे, अगर क्वेश्चन SRS 4410 पे आता है, तो जो ये एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहा है, दैट इज एक सीए इन प्रैक्टिस, उसको आप ऑडिटर या रिव्यूअर वर्ड से एड्रेस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके लिए क्या टर्म यूज की जाएगी? प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर का मतलब जो प्रैक्टिस करता है। कौन सी प्रैक्टिस? सीए की प्रैक्टिस। नाउ SRS 4410 deals with the practitioner's responsibilities when engaged to assist management with the preparation and presentation of historical financial information without obtaining any assurance, यहां पर कोई assurance नहीं होगा, on that information and to report on the engagement in accordance with SRS 4410। दो चीजें जो दिमाग में रखनी है, एक तो उसने कहा है कि आपका जो काम है मैनेजमेंट को असिस्ट करना इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कोई ऑडिट नहीं है, कोई रिव्यू नहीं है, अकॉर्डिंगली किसी एश्योरेंस की बातें यहां पर नहीं होंगी। लेकिन जब आपका ये कंपाइलेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको यहां पर एक रिपोर्ट भी करनी होगी, एंड टू रिपोर्ट ऑन एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद SRS 4410। रिपोर्ट को लेके एक बार बच्चे मैं चीजें फिर से क्लियर कर दूं। बच्चा सोचता है यहां पर, सर जब मैं यहां पर कोई ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, किसी तरह के कंक्लूजन को मैं एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तो फिर यहां पर रिपोर्टिंग क्यों हो रही है? भले ही मैं यहां पर कोई ओपिनियन नहीं दे रहा, भले ही मैं यहां पर किसी तरह के कंक्लूजन को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी यहां पर रिपोर्टिंग होगी। रिपोर्टिंग में मैं क्या बताऊंगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूं। रिपोर्टिंग में बेसिकली मैं ये बता दूंगा कि ये जो एंगेजमेंट है, इसमें मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या थी, मेरी जिम्मेदारी क्या रही थी, एंगेजमेंट ये जो कंपाइलेशन हुआ है वो किस एफआरएफ के बेसिस पर हुआ है, ये एंगेजमेंट परफॉर्म करते हुए मैंने कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो किया हुआ है। अगर रिपोर्ट के कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका एंगेजमेंट है कंपाइलेशन, उसमें रिपोर्ट के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई रेस्ट्रिक्शन लगानी है, तो वो आप रिपोर्ट के जरिए आप लगा सकते हो। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली आपकी रिपोर्ट में आती हैं। तो रिपोर्ट तो आपको इस एंगेजमेंट में भी करनी होगी। compilation engagement for financial information other than the historical financial information and compilation engagement for non financial information can be performed under this SA after necessary adoption। तो भी आपका ये स्टैंडर्ड मैंने कहा था एप्लीकेबल होगा, आप इसे फॉलो करिए कि हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस आपको इस स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट में करना होगा, बिकॉज बेसिकली जो आपके स्टैंडर्ड बना हुआ है वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के कंपाइलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है। नाउ व्हाट इज कंपाइलेशन एंगेजमेंट? मार्क करेंगे इसको बच्चे आप 4 मार्क्स के लिए, 4 नंबर। कंपाइलेशन एंगेजमेंट क्या है? कंपाइलेशन एंगेजमेंट इज एन एंगेजमेंट इन विच अ प्रैक्टिशनर, दैट इज हमारे केस में मिस्टर एक्स, applies accounting and financial reporting expertise to assist management in the preparation and presentation of financial information of an entity in accordance with the applicable FRF and issues a report। यानी कि मैं अपनी जो अकाउंटिंग एक्सपर्टीज है, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टीज है, उसको अप्लाई करता हूं। क्यों? मैं असिस्ट करता हूं मैनेजमेंट को
in the preparation and presentation of historical financial information as per the applicable FRF। और अल्टीमेटली इस कंपाइलेशन के बाद में मुझे इसके ऊपर एक रिपोर्टिंग करनी होगी एंड टू इशू अ रिपोर्ट ऑन सच कंपाइलेशन। मैनेजमेंट में रिक्वेस्ट अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन पब्लिक प्रैक्टिस यानी कि सीएन प्रैक्टिस टू असिस्ट विद द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी। Financial information that is subject to compilation engagement may be required for various purposes including, यानी कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बन रही हैं वो क्यों बन रही हैं, कंपाइलेशन क्यों हो रहा है। अब देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की बताइए क्या लीगल रिक्वायरमेंट है या नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की क्या एक लीगल रिक्वायरमेंट, अगर भाई मैं एक कंपनी हूं तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की लीगल रिक्वायरमेंट आएगी या नहीं आएगी। डेफिनेटली आएगी। कंपनी एक्ट का सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 क्लियर कहता है कि हर एक कंपनी को अपने यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने होंगे, तो भाई लीगल रिक्वायरमेंट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो हमारा अकाउंटेंट है वो चीजों को बस रिकॉर्ड कर लेता है, वो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेता है, इवेंट सपोज कैप्चर कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली उनको प्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ, जो जो डिस्क्लोजर्स आने चाहिए उन चीजों के बारे में उसकी नॉलेज सफिशिएंट नहीं है। दैट इज व्हाई मैनेजमेंट को यहां पर टेंशन है कि हमारे ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट आ रही है कि हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाने हैं, लेकिन इन स्टेटमेंट को बनाने के लिए हमारे पास जो अकाउंटेंट है वो कैपेबल नहीं है, उसमें वो नॉलेज नहीं है जो कि एक स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बनाने के लिए होनी चाहिए। दैट इज व्हाई मैनेजमेंट ने कॉल किया है एक सीएन प्रैक्टिस को, प्लीज आप आइए, आपकी जो अकाउंटिंग एक्सपर्टीज है, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टीज है, उसको प्लीज आप अप्लाई करिए और हमें असिस्ट करिए इन द प्रिपरेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज सब्जेक्ट टू कंपाइलेशन एंगेजमेंट may be required for various purposes including to comply with mandatory periodic financial reporting requirement established in law or regulation if any। एग्जाम्पल बच्चे अगर आप दे सकते हो तो यहां पे एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल 129 सबसेक्शन 1 of the Companies Act 2013, यहां पर एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। या फिर चलिए कंपनी ने बैंक को लोन के लिए अप्लाई किया, और जब एक कंपनी ने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया तो बैंक ने कहा कि भाई हमें ना आपके पिछले 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर कैश बेसिस चाहिए। तो अब क्या हुआ बेसिकली कि कंपनी को एक स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक स्पेशल पर्पस एफआरएफ में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने हैं। कुछ रिकॉल कर पा रहे हो, SA 800 डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमने बात की थी कि हम ऑडिट कर रहे हैं एक स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो बैंक को जब लोन के लिए अप्लाई किया तो बैंक ने कहा कि पिछले 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर कैश बेसिस बना के आप बैंक को दे दीजिए ताकि हम आपकी लिक्विडिटी को असेस कर सकें। अब कंपनी को प्रॉब्लम आ रही है, बोले यार हम एक्रूअल बेस पे तो हमारे अकाउंटेंट ने काम करा हुआ है, ऑलरेडी हमने पिछले 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एक्रूअल बेस बनाकर उनकी ऑडिट भी करवा रखी है, लेकिन अब यहां पर कैश बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेंगे। तो मैनेजमेंट ने कहा, सोचा कि ठीक है एक अकाउंटेंट को हायर कर लेते हैं, एक सीएन प्रैक्टिस को हायर कर लेते हैं, उसको हम पिछले 3 साल का जो डेटा है वो प्रोवाइड करवा देंगे। अब वो जो अकाउंटेंट आएगा वो हमें असिस्ट कर देगा इस स्पेशल पर्पस एफआरएफ के बेसिस पर, यानी कैश बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में। अब ये बताइए कि जो मैं यहां पर कैश बेसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवा रहा हूं, क्या इसके लिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट है, क्या ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट आ रही है? आंसर इज नो। लेकिन फिर भी क्या मैं यहां पर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की कंपाइलेशन के लिए
एक सीए इन प्रैक्टिस को हायर कर सकता और नहीं कर सकता? बिल्कुल आप कर लीजिए। देखिए ध्यान से, for purposes unrelated to mandatory financial reporting under relevant law or regulation including for example, यानी कि पहले तो कहा कि भाई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपाइल करने की, इंफॉर्मेशन को बनाने की लीगल रिक्वायरमेंट है। वहां पे मैंने एग्जांपल दिया आपको 129 सबसेक्शन 1 का। बट कुछ जगह पर कंपाइलेशन हो रहा है, लेकिन इंफॉर्मेशन को कंपाइल करने की एज सच कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन कंपनी ने बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर रखा था। बैंक ने कहा पिछले 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश बेसिस बना के आप प्रोवाइड करवा दीजिए, ताकि लिक्विडिटी को असेस कर सकें, कैश के इनफ्लो आउटफ्लो को प्रॉपर्ली देख सकें। तब उस केस में मैंने एक सीए को हायर किया और कहा सर कैश बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवा दीजिए। लीगल रिक्वायरमेंट तो नहीं थी बट फिर भी करवा रहा हूं। तो सेकंड पॉइंट को देखिए ध्यान से, फॉर पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडरटेकिंग फॉर एक्सटर्नल पार्टीज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट और अदर फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट। या फिर मैनेजमेंट को अपने पर्पस के लिए हो सकता है, ठीक है, मुझे किसी बाहर वाले को नहीं देना, बट मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन का कंपाइलेशन चाहिए, तो भी वो आपको हायर कर सकता है। फॉर मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस प्रिपेयर्ड ऑन अ बेसिस एप्रोप्रिएट फॉर देयर पर्टिकुलर पर्पस। भाई मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करनी है और डिसीजन मेकिंग के पर्पस के लिए उसको पिछले 3 या 4 साल में किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कंपाइलेशन चाहिए। ठीक है, उन्होंने एक सीए प्रैक्टिस को हायर कर लिया और मैं यहां पर अब कंपाइलेशन कर रहा हूं, लेकिन इसके लिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये केवल मैनेजमेंट यानी एंटिटी के इंटरनल पर्पस के लिए किया जा रहा है। इज इट क्लियर? A compilation engagement is not an assurance engagement। यहां पर कोई ओपिनियन नहीं होती, कोई कंक्लूजन यहां पे एक्सप्रेस नहीं किया जाता। A compilation engagement does not require practitioner to verify the accuracy and completeness of information provided by management for compilation। कि मैनेजमेंट ने जो मुझे डेटा, रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे हैं, क्या मुझे उनकी एक्यूरेसी को, कंप्लीटनेस को एग्जामिन करने की रिक्वायरमेंट है? भाई जब मैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा, मुझे आप परचेज का डेटा देंगे, मुझे आप सेल्स का डेटा देंगे, आपकी जो कोई पर्टिकुलर इनकम है वो डेटा मिलेगा, कोई एक्सपेंस आपने किए हुए हैं वो डेटा मुझे मिलेगा। ठीक है, मैं इन्हें कंपाइल करूंगा और प्रेजेंट करूंगा इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। लेकिन क्या ये बताइए, कंपाइलेशन करने से पहले क्या मैं एक बार इनके जो डेटा मुझे मिला है, लाइक परचेज का डेटा है, सेल्स का डेटा है, आपके एक्सपेंसेस का डेटा है, क्या मैं पहले इनको एग्जामिन करूंगा? मैंने कहा नहीं भाई, पहले मैं इनको एग्जामिन करूंगा और एग्जामिन करने के बाद ही मैं इनका कंपाइलेशन करूंगा। नहीं, आपको एग्जामिनेशन करना ही नहीं है। अपना काम बहुत सिंपल है। मैनेजमेंट ने जो भी रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन, अदर इंफॉर्मेशन जो भी है, उन्होंने जो मुझे प्रोवाइड कराई हैं, मैं उनके बेसिस पर कंपाइलेशन करूंगा। मुझे किसी भी नेचर की इंफॉर्मेशन की कंप्लीटनेस को, एक्यूरेसी को क्रॉस वेरीफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जब मैं कंपाइलेशन कर रहा हूं तो मुझे दिख जाए कि जो इंफॉर्मेशन आपने दी है ये इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है। सर कैसे मालूम चल सकता है? सपोज कि आपका परचेस का जो डेटा है या आपका जो सेल्स का डेटा है वो आपकी जीएसटी की रिटर्न्स के साथ मैच नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं है कि देखो कि मैं आंख बंद करके काम करूंगा। ठीक है, एग्जामिन मैं नहीं करूंगा, बट अगर कंपाइलेशन करते हुए कुछ गलतियां मुझे आइडेंटिफाई हो जाती हैं तो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट कर दूंगा कि प्लीज इनको आप करेक्ट कर दीजिए और मुझे सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराइए फॉर द पर्पज ऑफ कंपाइलेशन। बट प्राइमा फेसी जो आपका नेचर है इस एंगेजमेंट का, मुझे यहां पर किसी भी नेचर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी को, कंप्लीटनेस को एग्जामिन करने की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। A compilation engagement does not require the practitioner to verify the accuracy and completeness of information provided by management for compilation. SQC1 is applicable to all engagement. Since SRS 4410 is also one of the engagement standards, so SQC1 applies to firm in respect of firm's compilation engagement too। ये यहां पर भी applicable होगा। ऑब्जेक्टिव्स, दो ऑब्जेक्टिव्स दिमाग में आपको सेट करने हैं कि यहां पर जो प्रैक्टिशनर का ऑब्जेक्टिव सेट किया जा रहा है, पहला असिस्ट करना है मैनेजमेंट को इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और दूसरा आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा रिपोर्टिंग करने का।
तो अप्लाई करना है आपको अपनी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टीज टू असिस्ट मैनेजमेंट इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ financial information in accordance with the applicable FRF based on information provided by management and to report in accordance with the requirement of this SRS। जैसा कि इस स्टैंडर्ड में रिपोर्टिंग को लेके बातें की गई हैं उनके अकॉर्डिंग आपको यहां पर रिपोर्टिंग करनी है ना। इतना अगर बच्चे एग्जाम में आता है 4 नंबर के लिए, इसमें ना आप यहां पर एक पॉइंट और लिख के आ जाना, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आपको आगे मिल जाएगा। कोड ऑफ एथिक्स का एक पॉइंट होगा, वो भी यहां पर आप ऐड कर देना कि इस एंगेजमेंट के अंदर कोड ऑफ एथिक्स आपको फॉलो करने होंगे, प्रोफेशनल तरीके से काम करना होगा, क्लाइंट की बातें किसी और के साथ आप शेयर नहीं करेंगे, प्रॉपर इंटीग्रिटी के साथ काम किया जाएगा, लेकिन हाँ इंडिपेंडेंसी यहां पर एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्लियर? चलें आगे। हाँ सर, स्कोप ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट, इसे रीड ओनली में कवर करना। एग्जाम में इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई सेपरेट क्वेश्चन पूछेगा। एग्जाम में क्वेश्चन कहां कहां बन सकते हैं, मैंने शुरू में कहा 4 जगह मार्क करवाऊंगा जहां पर क्वेश्चन बन सकते हैं। एक, कंपाइलेशन एंगेजमेंट के बारे में आपसे पूछ सकता है 4 नंबर के लिए। दूसरा, इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना है आपको, तो इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले, जैसा ऑडिट के अंदर SA 210 में एक एंगेजमेंट लेटर की बात आती है ना, कि क्लाइंट और अपने बीच में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश करिए रिगार्डिंग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। एग्जैक्टली हियर भाई, इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले कुछ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होंगी, तो एंगेजमेंट लेटर या एनी अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटन एग्रीमेंट के जरिए आप टर्म ऑफ एंगेजमेंट पर पहले कॉमन अंडरस्टैंडिंग को स्टैब्लिश करेंगे। तो वो कुछ बेसिक या कॉमन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बताइए जो आपके एंगेजमेंट लेटर में आने चाहिए, एक क्वेश्चन यहां पॉसिबल होगा। तीसरा, ये एंगेजमेंट कैसे परफॉर्म होगा, एंड लास्ट, इस एंगेजमेंट में आप रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। ये 4 क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए हैं मैंने जो आपसे एग्जामिनर इस स्टैंडर्ड पर पूछ सकता है। सर आने के चांस हैं? हाँ, क्योंकि देखो इतना तो मान के चलिए कि चैप्टर में से क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इस चैप्टर पे क्वेश्चन पक्का आएगा। 2 स्टैंडर्ड हैं और दोनों ही बहुत बेसिक है। प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था हमने एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड था, SRS 4400। नाउ इस लेक्चर में कवर कर रहे हैं हम 4410, जहां पर हम बात कर रहे हैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट की। 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। स्कोप ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट केवल रीड ओनली में कवर करना। This is the scope of compilation engagement will vary depending upon the circumstance of engagement. However, in every case, it will involve assisting management in the preparation and presentation of entities' financial information in accordance with the applicable FRF। यानी कि आपका जो स्कोप है वो यही है कि भाई ठीक है, आपको अल्टीमेटली असिस्ट करना है मैनेजमेंट को, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज पर द एप्लीकेबल FRF। देखो कुछ कीवर्ड्स जो शुरू में मैंने कहे थे, ध्यान से अगर आपने सुना है और फॉलो करते हुए आ रहे हो तो आप देख पा रहे हो कि लैंग्वेज यही यूज हो रही है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन लगेगा ना तो इसी लैंग्वेज के साथ आप लिख के आएंगे, तो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इस चीज का इंपैक्ट पड़ता है। असिस्ट करना मैनेजमेंट को, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज पर द एप्लीकेबल FRF। In some compilation engagements, management may have already prepared financial information itself in a draft or preliminary form। यानी कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना रखी होंगी, ऑलरेडी कंपाइल कर रखा होगा, एक ड्राफ्ट होगा, आपको बस जाकर उस ड्राफ्ट को ओके करना है कि हाँ ठीक है, ठीक से हुआ है या नहीं हुआ। या तो आपको कंप्लीट करना होगा एंगेजमेंट, ये नेचर आपका हो सकता है, ये स्कोप आपका हो सकता है, या मैनेजमेंट ने अपने एंड पर एक ड्राफ्ट रेडी कर रखा होगा, बस आप जाके एक बार देख लीजिए उसको, फिर आप ओके बोल दीजिए कि हाँ ये कंपाइलेशन ठीक किया हुआ है। मैनेजमेंट रिमेन रेस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड द बेसिस ऑन विच इट इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड। सोचिए ध्यान से, एक क्लाइंट ने मुझे अपॉइंट किया कि सर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आप कंपाइल कर दीजिए और प्रेजेंट कर दीजिए इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने कहा डन, कर दूंगा। फीस की बात भी तय हो गई। मैं क्लाइंट के यहां पर गया, मैंने जो क्लाइंट ने मुझे रिकॉर्ड्स दिए, डॉक्यूमेंट्स दिए, जो भी एक्सप्लेनेशंस क्लाइंट ने मुझे प्रोवाइड कराई, या जो भी कोई और अदर इंफॉर्मेशन क्लाइंट ने मुझे प्रोवाइड कराई, उनके बेसिस पर मैंने कंपाइलेशन एंगेजमेंट को परफॉर्म करा और कंप्लीट करा।
यानी कि एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ मैंने उनकी चीजों को कंपाइल कर दिया। अब ये बताइए कि अदरवाइज ये कंपाइलेशन करना जिम्मेदारी किसकी होती है? तो मैनेजमेंट की काम था ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट या एक सीए in प्रैक्टिस? अल्टीमेटली मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन हाँ, मैनेजमेंट के पास जो स्टाफ था वो कैपेबल नहीं था, कॉम्पिटेंट नहीं था, उन्होंने मुझे हायर किया और मैंने अपनी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टीज को अप्लाई किया और असिस्ट करा मैंने मैनेजमेंट को इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। नाउ कल को अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई, यानी कि कहीं पर कोई एफआरएफ का नॉन कंप्लायंस हुआ, सपोज कि कोई डिस्क्लोजर मुझसे छूट गया, तो क्या मैनेजमेंट ये कह सकता है कि भाई इस चीज के लिए हम जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए सीए इन प्रैक्टिस जिम्मेदार है, हमने तो इसको हायर किया था, ये इसकी गलती है, हमारी गलती नहीं है? ओ बोले भाई ऐसा नहीं होगा। हाँ, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी तो हमेशा आपकी रहेंगी। हाँ, आप ये कह सकते हो कि जब हमने आपको फीस दी थी तो आपने अपना काम प्रॉपरली नहीं करा, लेकिन प्राइमरली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहेगी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लेके जिनको कंपाइल किया गया है, वो मैनेजमेंट एंड दोज शेयर विद गवर्नेंस की ही रहेगी। तो मैनेजमेंट रिमेन रेस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन and the basis on which it is prepared and the presented, that is the applicable FRF। तो इंफॉर्मेशन का कंपाइलेशन, एफआरएफ की कंप्लायंस का होना, इन सारी बातों के लिए मैनेजमेंट ही जिम्मेदार रहता है। क्लियर? एथिकल रिक्वायरमेंट केवल रीड ऑनली में कवर करना, उसको तो मैंने कहा था कि जब अगर क्वेश्चन आता है कंपाइलेशन एंगेजमेंट को लेकर तो एथिकल रिक्वायरमेंट को आप वहीं पे ऐड करके आइए, इसको अलग से मत लिखिए। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कंपाइलेशन एंगेजमेंट का तो इसको उसी पॉइंट के साथ आप लिख के आना। द प्रैक्टिशनर शैल कंप्लाई विद द रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट बीइंग इन द नेचर ऑफ नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट डू नॉट अप्लाई टू कंपाइलेशन एंगेजमेंट। एमसीक्यू बन सकता है। However, law or regulation may specify requirement or disclosure rules pertaining to independence। As such अभी किसी लॉ में रिक्वायरमेंट नहीं है, बट सपोज कि कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट आती है कोई और वो ये कहता है कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के पर्पस के लिए किसी एक पब्लिक अकाउंटेंट को जो प्रैक्टिस में है उसे हायर कर सकता है। लेकिन अगर मैनेजमेंट किसी पब्लिक अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को हायर करता है तो उसको अपना काम इंडिपेंडेंट मैनर में करना होगा। अगर लीगल रिक्वायरमेंट आ रही है तो बात अलग है, बट अदरवाइज यहां पर इंडिपेंडेंसी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। इंडिया में सच अभी किसी लॉ के अंदर ये रिक्वायरमेंट नहीं है। एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूअंस मार्क करिए 4 to 5 मार्क्स। समझिए ध्यान से, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूअंस। इसको बच्चे बिल्कुल आप SA210 को रिकॉल करते हुए करना, कुछ भी परेशानी, कुछ भी टेक्निकलिटी आपको नहीं दिखाई देगी। SA210, SA210 सोचिए क्या कहता था। SA210 किस में डील करता था? एग्रीइंग दी टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, एग्रीइंग दी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। SA210 क्या कहता था कि किसी भी एंगेजमेंट को, दैट इज ऑडिटिंग एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले पहले तो आप प्री कंडीशन का एग्जिस्टेंस वो कंफर्म कर लेना, और अगर ऑडिट की प्री कंडीशंस क्लाइंट के यहां पर एग्जिस्ट करती हैं तो फिर आप एक काम करिए, आप एक एंगेजमेंट लेटर के जरिए, आप एक एंगेजमेंट लेटर के जरिए आप टर्म ऑफ एंगेजमेंट पर कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कॉमन अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश करिए। किस किस के बीच में? मैनेजमेंट या वेयर एप्रोप्रिएट, दोज चार्ज विद गवर्नेंस
एंड द सेकंड वन इज ऑडिटर। इस स्टैंडर्ड में मैं ऑडिटर वर्ड तो यूज नहीं करूंगा, उसको हम रिप्लेस किस वर्ड से करेंगे, प्रैक्टिशनर से। तो ये स्टैंडर्ड ये कहेगा कि भाई प्रैक्टिशनर आप एक काम करिए, आप एक एंगेजमेंट लेटर के जरिए या एनी अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटन एग्रीमेंट आप टर्म ऑफ एंगेजमेंट पर कॉमन अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश करिए। किस किस के बीच में, अपने डेट इज प्रैक्टिशनर एंड मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ। बात ये आती है कि सर टर्म ऑफ एंगेजमेंट कौन कौन सी होंगी, तो क्या आप ऑडिट की कुछ टर्म ऑफ एंगेजमेंट रिकॉल कर सकते हो? अगर ऑडिट की कुछ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट अगर आपने रिकॉल कर ली तो वही सेम मैं यहां पर कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा। कौन कौन सी थी, सोचते हैं चलिए कुछ। अगर हम ऑडिट की बात कर रहे होते, इस स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहे, अगर हम ऑडिट कर रहे होते तो ऑडिट करने के टाइम पर जो टर्म ऑफ एंगेजमेंट जो हम कॉमन अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश करते हैं बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिटिंग एंगेजमेंट, वो टर्म ऑफ एंगेजमेंट कौन कौन सी थी? सर एक तो है ना, हम वहां पर एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप देखते थे। एग्जैक्टली हियर इस एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस एंगेजमेंट का स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब कि किस नेचर की इंफॉर्मेशन का कंपाइलेशन किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं केवल आपको असिस्ट करूंगा इन द प्रिपरेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ, और मैं इस पर रिपोर्टिंग करूंगा। तो ऑब्जेक्टिव बताएंगे, क्लियर स्कोप बताऊंगा कि मैं किस नेचर की इंफॉर्मेशन का कंपाइलेशन करूंगा। इस पर मैनेजमेंट आपकी जिम्मेदारी क्या होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ management where appropriate, those charged with governance, and the responsibilities of practitioner। कि मैनेजमेंट की दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की क्या जिम्मेदारियां रहेंगी और मैं जो प्रैक्टिशनर है उसकी क्या जिम्मेदारी रहेगी। आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, कि किस एफआरएफ के बेसिस पर ये कंपाइलेशन किया जाएगा, बिकॉज कोई ना कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पक्का होगा, कोई ना कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तो पक्का होगा। तो किस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बेसिस पर ये कंपाइलेशन होगा उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। और अगर रिपोर्ट के रेस्ट्रिक्शन पर, रिपोर्ट के यूज पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगानी है तो वो साथ में इस एंगेजमेंट लेटर में आप प्रोवाइड करा देना, यानी कि रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन और रेस्ट्रिक्शन ऑन यूज या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट। जिस एंगेजमेंट में रिपोर्टिंग होगी उसके यूज को लेके कोई रेस्ट्रिक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन को लेके कोई रेस्ट्रिक्शन है, तो वो अगर है तो वो इस एंगेजमेंट लेटर के जरिए आप कॉमन अंडरस्टैंडिंग को स्टैब्लिश कर लेना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके टर्म ऑफ एंगेजमेंट यानी कि एंगेजमेंट लेटर के अंदर आपकी ये वाली टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आनी चाहिए। कुछ रटने की रिक्वायरमेंट फील हो रही है क्या? अगर एंगेजमेंट का नेचर ही समझ में आज अगर आपको आ जाए, सो अपने आप को ना आप प्रैक्टिशनर समझिए। मिस्टर एक्स की मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना अभी, तो अपने आप को आप मिस्टर एक्स के रोल में फिट कर दीजिए, आपको स्टैंडर्ड की सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आती रहेंगी। भाई मेरा काम यहां पर मैनेजमेंट को असिस्ट करना है, यानी कि मैं अपनी अकाउंटिंग और जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टीज है उसे अप्लाई करूंगा और मैं मैनेजमेंट को असिस्ट करूंगा इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि भाई इस एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस एंगेजमेंट का स्कोप क्या है, मैनेजमेंट आपकी जिम्मेदारी क्या होगी। अब सोचिए कि जब मैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट में जाऊंगा तो मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, जिम्मेदारी किसकी होगी, मैनेजमेंट की होगी। क्या मेरे काम करने से मैनेजमेंट की जिम्मेदारी खत्म हो जाएंगी? आंसर इज नो। मेरी जिम्मेदारी क्या है कि भाई ठीक है आप मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराइए और एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ कंपाइलेशन में करके आपको दूंगा, कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करूंगा मैं इस जगह पर। हाँ, इंडिपेंडेंस एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। कौन से एफआरएफ के बेसिस पर ये कंपाइलेशन किया गया है वो बातें आनी चाहिए एंगेजमेंट लेटर के अंदर कि भाई इस एफआरएफ के बेसिस पर कंपाइलेशन किया जाएगा। और कंपाइलेशन की जो आपकी रिपोर्ट है उसके यूज को लेके, डिस्ट्रीब्यूशन को लेके अगर कोई रेस्ट्रिक्शन आपको लगाना है
तो एंगेजमेंट लेटर के जरिए आप ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तो सोचिए एग्जाम में 4 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपका तैयार हुआ। तो पहला क्वेश्चन जो हम तैयार कर चुके हैं, कंपाइलेशन एंगेजमेंट क्या है। दूसरा, इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले जो आपका एक एंगेजमेंट लेटर होगा उसकी कुछ प्रिंसिपल दैट इज कॉमन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट आप बता दीजिए। देखिए ध्यान से, इंपोर्टेंट मार्क कर देना 4 से 5 नंबर के लिए। द प्रैक्टिशनर शेल नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट unless the practitioner has agreed the terms of engagement with management and the engaging party if different including engaging party वैसे मैनेजमेंट ही होगी including क्या क्या चीजें आपके लेटर में आनी चाहिए। the intended use and the distribution of financial information and any restriction on either its use or its distribution where applicable, identification of applicable FRF, objective and scope of the engagement, responsibilities of practitioner including the requirement to comply with the relevant ethical requirement, responsibilities of management की जिम्मेदारियां, the management for financial information and for the preparation and presentation thereof in accordance with the applicable FRF that is acceptable management, ये आपकी जिम्मेदारी है। डिजाइन करना इंटरनल कंट्रोल को सो दैट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मे बिकम फ्री फ्रॉम मैटेरियल मिस स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, जिम्मेदारी आपकी होगी। डिजाइन करना, इंप्लीमेंटेशन मेंटेन करना सच इंटरनल कंट्रोल एज मैनेजमेंट डिटरमाइंस इज नेसेसरी टू इनेबल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट that are free from material misstatement whether due to fraud or error, accuracy and completeness of the records, documents, explanation and other information provided by management for the compilation, and judgments needed in the preparation and presentation of financial information including those for which practitioner may provide assistance in accordance with the compilation engagement, and the expected form and content of practitioner report। जो प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट होगी उसका एक एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट क्या रहेगा, ये पॉइंट मैंने यहां डिस्कस नहीं किया था आपसे, कहां गया, दिस वन, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट। सोचिए SA 210 में क्या ऑडिट रिपोर्ट का एक एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट आप देते हो नहीं देते? एग्जैक्टली हियर एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट। गलती से भी ना ऑडिट वर्ड पहले मत लिख देना, फंस जाओगे। ऑडिट नहीं हो रही है, ना ही कोई ऑडिट है और ना ही कोई ये रिव्यू है। इतने पॉइंट्स आप याद कर सकते हो, एक बार रिकॉल करिए। बेसिक से देखो, बेसिक से बात कर रहा बिल्कुल। सर हम ऑडिट में ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप की बात करते थे, एग्जैक्टली हियर हम यहां पर इस एंगेजमेंट के ऑब्जेक्टिव एंड इसके स्कोप की बात करेंगे। जैसा हम ऑडिट के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट बता के आते थे, एग्जैक्टली हियर वो बता के आएंगे। जैसे हम ऑडिट के अंदर ऑडिटर की जिम्मेदारियां बता के आते थे, यहां पर बस ऑडिटर वर्ड को रिप्लेस कर देना प्रैक्टिशनर से, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रैक्टिशनर। जैसे वहां पर हम FRF को आइडेंटिफाई करते थे, एग्जैक्टली यहां पर भी हम FRF को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे सर हम वहां पर ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म एंड कंटेंट बता के आते थे, एग्जैक्टली हियर यहां पर भी हम रिपोर्ट के फॉर्म एंड कंटेंट की बात करेंगे, फॉर्म एंड कंटेंट। और एक इसका जो इंफॉर्मेशन जो आपने कंपाइल करी है इसके यूज को लेकर या इसके डिस्ट्रीब्यूशन पर अगर किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन है और वो इंपोज करना है तो वो आप लगाइए। तो ये बेसिक से कुछ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हैं जो कि आपके एंगेजमेंट लेटर के अंदर आना चाहिए। हाँ, इसमें जो थोड़ा सा आपको फर्दर रिकॉल करना है वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट है कि मैनेजमेंट की क्या क्या जिम्मेदारियां सर मैं यहां पर लिख के आऊं। देखो शुरू में जो 2 जिम्मेदारियां आई थी, कौन कौन सी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना एज पर द एप्लीकेबल FRF, जिम्मेदारी मैनेजमेंट आपकी होगी। दूसरा, इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना, मेंटेन करना, जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर आप रिकॉल कर सकते हो बच्चे तो SA 210 में
जो आपका एंगेजमेंट लेटर में हम मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां बता के आते हैं, वो यही होती है। आपकी मेन जिम्मेदारी क्या है? मैनेजमेंट आपकी मेन जिम्मेदारी क्या है? देखो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कंपाइल हो रही है उनको लेकर आपकी जिम्मेदारी क्या है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ जिम्मेदारी मैनेजमेंट की तो होती है, वो लिखिए आप यहां पर। दूसरा, स्टेटमेंट को तैयार करना, सॉरी, पहला हो गया स्टेटमेंट तैयार करना एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। दूसरा क्या हुआ? डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना, मेंटेन करना इंटरनल कंट्रोल्स को, सो दैट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट may become free from material misstatement whether due to fraud or error. Thereafter, मैनेजमेंट आपकी देखो मेन जिम्मेदारी इस एंगेजमेंट के अंदर ये रहेगी कि इस कंपाइलेशन के पर्पस के लिए मुझे आप रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशन, अदर इंफॉर्मेशन एंड जजमेंट्स, जो कि आपने या तो खुद लिए हैं या वो जजमेंट जिन पर मैंने आपको असिस्टेंस प्रोवाइड की थी कि ठीक है, आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट की एंट्री पास करनी है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपको रिकॉर्ड करना है, या प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपको रिकॉर्ड करना है, या तो आपने खुद वो प्रोविजन क्रिएट करा होगा या उन पर आपने मेरे से मदद मांगी होगी, कुछ भी हो सकता है। तो जो जजमेंट आपने खुद लिए या जिन जजमेंट्स पर मैंने आपको मदद दी थी, वो सारे जजमेंट्स मुझे आप देंगे जब मैं कंपाइलेशन करूंगा। ये कीवर्ड्स हैं बच्चे जो आपको दिमाग में रखने हैं। RDEOJ, RDEOJ, बिकॉज मैं चाहता हूं बच्चे जब एग्जाम में आप लिख के आओ तो कीवर्ड्स आपसे मिस ना हो, और ये कीवर्ड मुझे इस स्टैंडर्ड में याद चाहिए, ये मुझे बिल्कुल चाहिए कि एग्जाम में आए तो ये पॉइंट्स आप लिख के आओ। क्या पॉइंट्स हैं? कि मैनेजमेंट की आपकी जिम्मेदारी होगी कि कंपाइलेशन के पर्पस के लिए मुझे आप प्रोवाइड कराएंगे R इज फॉर रिकॉर्ड्स, D is for documents, E is for explanation, O is for other information जो भी मैं कॉल करूं, एंड इंक्लूडिंग जजमेंट्स, वो जजमेंट्स या तो जो आपने खुद लिए या वो जजमेंट जिन पर मैंने आपको असिस्टेंस प्रोवाइड की थी उन जजमेंट्स को लेने में, वो जजमेंट्स मुझे प्रोवाइड कराइए। यानी कि जो कंपाइलेशन होगा वो RDEOJ के बेसिस पर होगा। कंपाइलेशन RDEOJ के बेसिस पर होगा। बात समझ में आ रही है? मैनेजमेंट आप मुझे क्या प्रोवाइड कराएंगे? आप मुझे रिकॉर्ड्स प्रोवाइड कराएंगे, आप मुझे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराएंगे, आप मुझे जो भी एक्सप्लेनेशंस हैं आपकी वो मुझे आप प्रोवाइड कराइए, अदर इंफॉर्मेशन है वो मुझे आप प्रोवाइड कराइए, और जजमेंट्स ये मुझे आप प्रोवाइड कराइए। इनके बेसिस पर ही मैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट को परफॉर्म कर पाऊंगा। अगर ये चीजें मुझे आप प्रोवाइड नहीं करेंगे देन इन दैट केस मैं इस एंगेजमेंट को प्रॉपरली, एक कह सकते हो कि एफिशिएंट मैनर में मैं इस एंगेजमेंट को परफॉर्म ही नहीं कर पाऊंगा। तो मैनेजमेंट आपकी जिम्मेदारी क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ जिम्मेदारी आपकी रहेगी। डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना, मेंटेन करना नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल को, so that preparation of financial statement may become free from material misstatement whether due to fraud or error, मैनेजमेंट जिम्मेदारी आपकी रहेगी। और अब काम की जिम्मेदारी जो मेरे काम की है, क्या मुझे प्रोवाइड कराएंगे आप RDEOJ, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशन, अदर इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग जजमेंट्स जो कि आपने लिए हैं या इन जजमेंट्स पर मैंने आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कराई थी, ये मुझे आप प्रोवाइड कराएंगे ताकि मैं इन्हीं के बेसिस पर कंपाइलेशन एंगेजमेंट को परफॉर्म कर पाऊं। पढ़ के देखिए ध्यान से क्या लिखा था। द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस, द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द रिकॉर्ड्स, ये हुआ R, डॉक्यूमेंट्स D, एक्सप्लेनेशन E, एंड अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट फॉर कंपाइलेशन। और एक पॉइंट रह गया अभी J, RDEOJ, जजमेंट को नेक्स्ट पॉइंट में कवर कर लिया। जजमेंट्स needed in the preparation and presentation of financial information including those for which practitioner may provide assistance in the course of compilation engagement। क्लियर? अब सोचिए जरा, एग्जाम में एक क्वेश्चन बेटा अगर आ गया कि आप एक प्रैक्टिशनर हो, कंपाइलेशन एंगेजमेंट में आप जा रहे हो, इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले कौन कौन सी वो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हैं जिस पर आप अपने और क्लाइंट के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग को स्टैब्लिश करेंगे,
तो क्या ये पॉइंट्स आप लिख के आ सकते हो या नहीं? सब बिल्कुल लिख के आ सकते हैं। इस एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है वो बताएंगे, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है वो बताएंगे, मेरी जिम्मेदारी क्या है वो बताऊंगा, रेफरेंस दूंगा कोड ऑफ एथिक्स का भी इस जगह पर कि मैं कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करूंगा। देयर आफ्टर मैं जो रिपोर्ट होगा उसके फॉर्म एंड कंटेंट की बात करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ करेंगे, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूज पर या उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन है उसका रेफरेंस यहां पे आएगा। ये पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिख के आने, डेफिनेटली 4 या 5 नंबर का आएगा, पूरा स्कोर कर जाएंगे। द प्रैक्टिशनर शैल रिकॉर्ड द एग्रीड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन एन एंगेजमेंट लेटर या एनी अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटन एग्रीमेंट प्रायर टू परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। यानी इन राइटिंग ये लेटर आपका होना चाहिए, ऑरली डिस्कस करके नहीं आना। एक लेटर पर ये सारी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को लिखा जाएगा, इसकी 2 कॉपी लूंगा, दोनों कॉपी से पहले खुद साइन कर दूंगा और काउंटर साइनिंग के पर्पस के लिए मैनेजमेंट को प्रोवाइड करा दूंगा। वो भी एक बार ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को रीड कर लेंगे, कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनती है तो वहां पर उनके काउंटर साइन आ जाएंगे, एक कॉपी वो अपने पास रखेंगे और एक कॉपी वो मुझे प्रोवाइड करा देंगे। क्लियर? सर अगर रेकरिंग एंगेजमेंट है, लास्ट टाइम भी मैंने कंपाइलेशन किया था, इस साल भी मैं कर रहा हूं, तो क्या हर बार के कंपाइलेशन में दोबारा से एक नया एंगेजमेंट लेटर देने की रिक्वायरमेंट आ सकती है क्या? मतलब अगर कुछ चेंजेस वगैरह होते हैं जिम्मेदारियों में, एंगेजमेंट के नेचर में या उसके स्कोप में, तो आप दे दीजिए। अदरवाइज जैसा ऑडिट में हमने पढ़ा था कभी कि रेकरिंग एंगेजमेंट में बार बार एक नया एंगेजमेंट लेटर देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट कुछ परिस्थितियां बन जाती हैं जहां पर चेंज करने की रिक्वायरमेंट आती है, तो फिर आप चेंज कर दीजिए। द ऑन रेकरिंग कंपाइलेशन एंगेजमेंट द प्रैक्टिशनर शैल इवेल्युएट whether circumstances including changes in the engagement acceptance considerations require the term of engagement to be revised and whether there is need to remind management of the existing term of engagement। कि चलो चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारियां भूल रहा है, वो इस एंगेजमेंट के नेचर को, इसके ऑब्जेक्ट को, इसके स्कोप को भूल रहा है, रिमाइंड कराने की रिक्वायरमेंट है, तो दोबारा आप वहां पर एक नया एंगेजमेंट लेटर प्रोवाइड करा सकते हो। तो अगर एक क्वेश्चन आता है बच्चे ये 4 नंबर का, तो ये पॉइंट्स आपको लिख के आने होंगे, यहां से आपका आंसर स्टार्ट होगा। और मेन जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वो आप बताएंगे, एक एंगेजमेंट लेटर या एनी अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटन एग्रीमेंट में रहेगा। और रेकरिंग एंगेजमेंट में अगर आपको लगता है चेंज करने की रिक्वायरमेंट है तो आप चेंज करिए, नया लेटर आप प्रोवाइड कराइए, बट आपको देखना होगा हर बार देना ही पड़ेगा, कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। चलें आगे। तो मैंने कहा था 4 क्वेश्चन हैं हमारे इस स्टैंडर्ड के अंदर, 2 हम कवर कर चुके हैं। नाउ अब बात करते हैं अगले 2 क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, कैसे ये एंगेजमेंट को आप परफॉर्म करेंगे, परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। ये मैं कह सकता हूं कि इस स्टैंडर्ड का सबसे अच्छा क्वेश्चन रहेगा, इसको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करवा रहा हूं। कंटेंट थोड़ा ज्यादा है, आई थिंक 10 पॉइंट्स के आसपास माइंड में रखने होंगे, लेकिन 4 से 5 नंबर का आता है तो मैं पॉइंट्स को स्किप नहीं कर पाऊंगा। भाई कैसे ये एंगेजमेंट को परफॉर्म करना है, क्वेश्चन 4 से 5 नंबर का आता है, तो जितने पॉइंट्स मैं अब आपके साथ डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स आपके आंसर शीट में होने चाहिए। समझिए ध्यान से। परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट, परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। अगले 5 से 10 मिनट के लिए बच्चे अपना माइंड में इधर उधर की कोई बातें चल रही हों तो निकाल दीजिए। अगले 5 से 10 मिनट केवल मुझी को देखिए, मुझी को आप सुनिए। परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट हमेशा के लिए आपका हो जाएगा, कभी नहीं भूल पाएंगे आप इसको, कभी भी नहीं भूलेंगे। बस मैंने बता दिया, एक दो बार मैं रिवाइज करवा दूंगा, एक दो बार आप रिवाइज कर लेना। 4 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन हमेशा के लिए आपका है सर, इतना इजी है। देखो जरा, किसी भी एंगेजमेंट को परफॉर्म करने से पहले बेसिकली क्या होता है कि मैं उस एंगेजमेंट, उस एंटिटी के बारे में, उसके ऊपर जो एफआरएफ एप्लीकेबल होता है उसके बारे में आप एक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हो ना। एग्जैक्टली हियर सबसे पहले जो प्रैक्टिशनर है वो एक अंडरस्टैंडिंग को ऑब्टेन करेगा। किसके बारे में? मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा
एंटिटी के बारे में, मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा एंटिटी के एफआरएफ के बारे में। जब तक आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी, आप इस कंपाइलेशन एंगेजमेंट को स्टार्ट नहीं करेंगे। यानी कि एंगेजमेंट का बिल्कुल पहला पॉइंट बन रहा है कि भाई ठीक है, ये मुझे काम करना है, तो सबसे पहले मुझे एक अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए एंटिटी के बारे में और एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल हो रहे एफआरएफ के बारे में। क्लियर? जब ये अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाती है, एक सेकेंड, जब ये अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाती है, तो अब आपका अगला काम क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग मिल गई ना, तो ठीक है, अब मैनेजमेंट से जो रिकॉर्ड, जो डॉक्यूमेंट्स, जो एक्सप्लेनेशन, अदर इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग जजमेंट्स, ये जो मुझे मैनेजमेंट से मिले थे, इनके बेसिस पर, इनके बेसिस पर आपको कंपाइलेशन करना है। कंपाइलेशन करना है। और जो जजमेंट्स आपको मैनेजमेंट से मिले हैं, इन जजमेंट से में से वो जजमेंट जिन पर मैनेजमेंट को आपने असिस्टेंस प्रोवाइड की थी, सिग्निफिकेंट जजमेंट थे, मैनेजमेंट को आपने असिस्टेंस दिया था इन जजमेंट्स को लेने के टाइम पर, एक बार मैनेजमेंट के साथ इन जजमेंट को लेकर आप डिस्कशन कर लीजिए। डिस्कशन विद मैनेजमेंट with respect to those judgments on which practitioner has provided assistance। कितने पॉइंट हुए? 3। क्या क्या थे? पहले मुझे अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंटिटी के बारे में, उनके ऊपर एप्लीकेबल होने वाले एफआरएफ के बारे में। अंडरस्टैंडिंग मिल गई ना, काम पे लग जाओ। अंडरस्टैंडिंग मिल गई, काम पे लग जाओ। काम पे लगने का मतलब कि मैनेजमेंट ने जो रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट्स, E explanation, O other information and J judgments, RDEOJ, ये याद रखने हैं आपको, RDEOJ records, documents, explanation, other information and judgments, जो मैनेजमेंट ने आपको प्रोवाइड किए थे उनके बेसिस पर आप कंपाइलेशन करिए। तीसरा पॉइंट सेकंड पॉइंट से उठाइए। सेकंड पॉइंट में लास्ट हमने किसकी बात की थी? जजमेंट्स की। तो अगर आपको जरूरत फील होती है कि हाँ, मैंने किसी जजमेंट को लेकर मैनेजमेंट को असिस्ट किया था, वो जजमेंट कैसे लेना है, तो इस पर मैनेजमेंट के साथ एक बार डिस्कशन कर लीजिए कि उन्होंने उसी असिस्टेंस के बेसिस पर जजमेंट्स प्रॉपर लिए हैं या नहीं लिए। बिकॉज अगर जजमेंट गलत हुआ ना बच्चे, पता है इसका असर क्या होगा? अगर किसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बनाने में जजमेंट की इन्वॉल्वमेंट है और अगर वो जजमेंट गलत हुआ, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गलत होगी। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर गलत है, तो जो कंपाइल्ड करके जो एक निकल के आया ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी गलत होगा। तो ठीक है, मैनेजमेंट ने जब कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बनाना था, वहां पे जजमेंट की इन्वॉल्वमेंट थी, तो या तो जजमेंट उन्होंने खुद लिए होंगे या उन जजमेंट्स के अंदर मैंने उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराया होगा। तो वो सारे के सारे जजमेंट जहां पर मैंने एज प्रैक्टिशनर उनको असिस्ट किया था, उन पर प्लीज एक बार मैनेजमेंट के साथ आप डिस्कस कर लीजिए। ठीक है? अब यहां पर मैंने चीजों को कंपाइल कर दिया है, तो अब आप क्या करेंगे? जो इंफॉर्मेशन आपने कंपाइल करी है उनको एक बार आप रीड करिए। रीड दी रीड दी कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन इन द लाइट ऑफ, इन द लाइट ऑफ का मतलब किन बातों का ध्यान रखते हुए? इन द लाइट ऑफ एंटिटी का बिजनेस क्या है, किस तरह के इनके ऑपरेशंस होते हैं, और एंटिटी पे जो एफआरएफ एप्लीकेबल था। इन द लाइट ऑफ बीओएफ, इन द लाइट ऑफ बीओएफ मतलब मैंने पहले अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी एंटिटी के बारे में, उनके एफआरएफ के बारे में। अंडरस्टैंडिंग मिल गई, मैं काम पे लग गया। काम पे लगने का मतलब RDEOJ के बेसिस पर मैंने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपाइल कर दिया।
नाउ अब जो लास्ट में जे पॉइंट था उसी से मेरा थर्ड पॉइंट निकला, जहां पर मैं सिग्निफिकेंट जजमेंट्स जो मैनेजमेंट ने लिए थे, जहां पर मैंने उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की थी, वहां पर मैंने उनके साथ डिस्कशन कर लिया। नाउ अब जब चीजें कंपाइल हो चुकी हैं तो एक बार मैं कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन को पढ़ लेता हूं कि इन द लाइट ऑफ, यानी किस बात का ध्यान रखते हुए एंटिटी का बिजनेस किस तरह का है, कैसे कैसे इनके यहां पर ऑपरेशंस होते हैं, किस तरह का इनका एफआरएफ है, बीओएफ को ध्यान में रखते हुए, इन द लाइट ऑफ का मतलब क्या है, इनको ध्यान रखते हुए, तो बीओएफ बिजनेस ऑपरेशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए आप एक बार कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन को रीड करिए। नाउ अब जब मैं इनको रीड कर रहा था तो रीड करने में मुझे एक जोर का झटका जोर से लगा। मैंने कहा हो, इन्होंने जो मुझे आर डी ई ओ जे प्रोवाइड कराए थे, ये तो इनकम्प्लीट है, या ये इनएक्यूरेट है, या अनसैटिस्फैक्टरी, यानी कि ठीक से चीजें निकल के नहीं आई हैं। शुरू में तो जैसे जैसे मुझे इंफॉर्मेशन देते गए मैं उन्हें कंपाइल करता गया, आर डी ई ओ जे के बेसिस पर आपने चीजें कंपाइल कर दी। नाउ कंपाइल करने के बाद ये नहीं कि आपने फटाफट से रिपोर्टिंग करनी है, एक बार जो कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन है उनको एक बार रीड कर लो। रीड करने से आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये कंपाइलेशन प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ। तो मैं उनको एक बार रीड करता हूं, और रीड करने में मुझे दिखाई दिया कि जो आर डी ई ओ जे आपको मिले थे, ये इनकम्प्लीट, इनएक्यूरेट या अनसैटिस्फैक्टरी हैं। इनकम्प्लीट, इनएक्यूरेट या अनसैटिस्फैक्टरी हैं। अगर ऐसा है तो यहां पर फिर आपको रिक्वेस्ट करनी है मैनेजमेंट से, रिक्वेस्ट करनी है मैनेजमेंट से, सर प्लीज मुझे आप प्रोवाइड कराइए एसी, एक्यूरेट, एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। क्योंकि कंपाइलेशन के पर्पस के लिए आर डी ई ओ जे एक्यूरेट होने चाहिए थे, कंप्लीट होने चाहिए थे। बट जब मैंने कंपाइलेशन करके कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन को रीड करा इन द लाइट ऑफ एंटिटीज बिजनेस ऑपरेशंस एप्लीकेबल एफआरएफ, मुझे दिखाई दिया आपके आर डी ई ओ जे आई आई यू है, आई आई यू इनकम्प्लीट, इनएक्यूरेट, अनसैटिस्फैक्टरी। तो ठीक है, वैसे तो इन चीजों को लेकर मैं जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन भाई मैं गलत चीजें कंपाइल थोड़ी करूंगा। देखो अगर चीजें मुझे पता नहीं, अगर चीजें पता है गलत हैं और पता होते हुए भी गलत है, आप कुछ नहीं बोल रहे, तो उस केस में देखा जाए तो एथिकली आप गलत काम कर रहे हो। भाई जब मुझे मालूम चल चुका है कि जो आर डी ई ओ जे आपने मुझे प्रोवाइड कराए हैं वो आई आई यू है, इनकम्प्लीट, इनएक्यूरेट, अनसैटिस्फैक्टरी हैं, तब उस केस में मैनेजमेंट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज मुझे एसी प्रोवाइड कराइए, मुझे आप एसी प्रोवाइड कराइए, यानी कि एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन मुझे आप प्रोवाइड कराइए। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, सर अगर मैनेजमेंट ने नहीं दिया तो छठा पॉइंट बन जाएगा, इफ मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड, if management does not provide, तो इस एंगेजमेंट से बेटा जी फिर आप विड्रॉ करिए, रिजाइन करिए। और क्यों आप विड्रॉ कर रहे हो इस वाली बात को आप कम्युनिकेट कर दीजिए मैनेजमेंट को, कम्युनिकेट करिए मैनेजमेंट को कि भाई मैं यहां से क्यों विड्रॉ कर रहा हूं। टोटल मैं 10 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, 6 पॉइंट की हमारी एक जर्नी पूरी हुई है, टोटल 10 मुझे डिस्कस करने हैं, 6 पॉइंट कंप्लीट हैं। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, एंगेजमेंट परफॉर्म करना है, सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे एंटिटी के बारे में, उसके ऊपर एप्लीकेबल एफआरएफ के बारे में। अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है तो ठीक है, जो मैनेजमेंट से आपको आर डी ई ओ जे मिले थे उनको यूज करिए, और उनके बेसिस पर मैं यहां पर कंपाइलेशन करूंगा। फिर लास्ट में जो जे पॉइंट था उसी से थर्ड पॉइंट निकलेगा आपका, कि भाई वो जजमेंट जिस पर मैनेजमेंट को मैंने असिस्टेंस प्रोवाइड कराया था, एक बार उन जजमेंट्स पर मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर लीजिए, देखने के लिए कि उन्होंने मेरी असिस्टेंस के बेसिस पर जजमेंट्स प्रॉपर लिए हैं या नहीं लिए। नाउ मैं कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन को एक बार रीड कर लूंगा इन दी लाइट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन एंड एफआरएफ, बीओएफ। नाउ काम करते हुए जब मैंने इनको रीड करा था मुझे दिखाई दिया कि भाई आई आई यू इनकम्प्लीट, यानी कि आर डी ई ओ जे
इनएक्यूरेट हैं, इनकम्प्लीट हैं, अनसेटिस्फैक्टरी हैं, मैं मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज मुझे प्रोवाइड कराइए एसी दैट इज एक्यूरेट एंड कंप्लीट, RDEOJ। और इनकेस मैनेजमेंट ये अगर आपको प्रोवाइड नहीं करता तो मैं इस एंगेजमेंट से यहां से विड्रॉ मार लूंगा। एक बार ये 6 पॉइंट को डिस्कस कर लें, पहले स्क्रीन पे एक बार दिखाता हूं, फिर जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे और टोटल 10 पॉइंट्स तक हम यहां पे जाएंगे। देखिए, परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट, टोटल 6 पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। द प्रैक्टिशनर शेल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग of the following matters sufficient to be able to perform the compilation engagement. The entity's business and operation including the entity's accounting system and the accounting record, तो entity के बारे में, उनके operations के बारे में understanding obtain करिए। Applicable FRF including its application in the entity's industry, यानी entity के बारे में, FRF के बारे में आपको understanding obtain करनी है। Now practitioner shall compile financial information using RDEOJ, records, documents, explanation, other information including sufficient judgment provided by management. Now second point में जो आपका जजमेंट आया उसी से आपका थर्ड पॉइंट बनेगा। द प्रैक्टिशनर शैल डिस्कस, ये स्पेलिंग से कर लेना, प्रैक्टिशनर के एक TI कम रह गया इसमें, PRACTITIONER। The practitioner shall discuss with management or those charged with governance as appropriate those significant judgment for which the practitioner has provided assistance in the course of compiling the financial information. Prior to completion the compilation engagement, the practitioner shall read the compiled information in the light of practitioner's understanding of the entity's business, ऑपरेशन एंड एप्लीकेबल FRF, यहां पर हमने एक कोड यूज किया था BOF, तो एक बार कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे इन द लाइट ऑफ BOF। इफ इन द कंपाइलेशन एंगेजमेंट द प्रैक्टिशनर बिकम्स अवेयर that the RDEOJ provided by management are IIU incomplete, inaccurate or otherwise unsatisfactory, the practitioner shall bring that to the attention of management and request the additional and correct information। आप मुझे additional and correct information मुझे आप provide कराइए। If the practitioner is unable to complete the engagement because management has failed to provide records, documents, explanation, other information including significant judgment as requested, the practitioner shall withdraw from the engagement and inform the management and TCWG of the reason of withdrawing। एक बार नंबरिंग करके देख लेते हैं, टोटल 6 पॉइंट्स अभी तक हमारे पूरे हुए इस जगह पर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, नाउ नंबर 7, मैंने कंपाइल कर दिया, कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन। मुझे अब ऐसा लगता है कि जो कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन है ये मैटीरियली मिसस्टेटेड है या फिर ये मिसलीड करती हैं। भाई चीजें मैंने कंपाइल कर दी, कंपाइल करने के बाद मुझे लग रहा है कि भाई ये जो कंपाइलेशन हुआ है तो ये जो कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन है ना ये मैटेरियली मिसस्टेटेड है या कुछ मिसलीडिंग है। सर कैसे हो सकता है? बिकॉज जब मैंने एंटिटी के बारे में नॉलेज ली, इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज ली, मुझे कहीं ना कहीं इनके गोइंग कंसर्न पे सपोज कोई थ्रेड टाइप का दिखाई दिया कि इनके जो बिजनेस पे, तो गोइंग कंसर्न पे, इनके बिजनेस के गोइंग कंसर्न पे बहुत बड़ा खतरा है, थ्रेट है। लेकिन जब मैं देखता हूं कि मैनेजमेंट ने जो अल्टीमेटली अब ये कंपाइल किया हुआ है, यानी कंपाइल मैंने करा है बट जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वहां पर कहीं भी गोइंग कंसर्न पर जो मैटेरियल अनसर्टेनिटी है उसको लेकर कहीं कोई मुझे डिस्क्लोजर टाइप का दिखाई नहीं दे रहा। तो जब कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन मुझे ऐसा लगता है कि मैटेरियली मिसस्टेटेड है
या मिसलीड ये कर रही हैं, तो उस केस में आप यहां पर एक बार मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे। आप यहां पर मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे, सर प्लीज इन चीजों को आप सही करिए। और इन केस मैनेजमेंट अगर ऐसा नहीं करता है, भाई वो चीजें पता है कि मैटेरियली मिसस्टेटेड है या मिसलीड कर रही हैं, तो एक बार मैनेजमेंट को करेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट तो मैं करूंगा ना। मैंने उन्हें करेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करा, तो लेकिन अगर मैनेजमेंट ने मेरी रिक्वेस्ट के बेस पर इन चीजों को करेक्ट नहीं किया, तब उस केस में क्या होगा, जैसा कि पहले हमने देखा था, हम इस एंगेजमेंट से विड्रॉ करेंगे और विड्रॉ करने का जो रीजन होगा मैं कम्युनिकेट कर दूंगा। लेकिन अगर एज पर लॉ, सपोज कि मैं ये जो काम कर रहा हूं वो एज पर लॉ कर रहा हूं और विड्रॉ कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो देखूंगा कि उस केस में फिर क्या क्या कंसिडरेशंस मेरी इस एंगेजमेंट में आएंगी। वैसे सच अगर बात करें तो इंडिया में कोई लॉ फोर्सफुली नहीं कहता कि आपको एक कंपाइलेशन एंगेजमेंट एक प्रैक्टिशनर से करवाना होगा, या प्रैक्टिशनर की कोई जिम्मेदारी एज पर लॉ नहीं आती। लेकिन हमें इतना पता है कि जब कभी भी हम विड्रॉ करने की बातें करते हैं, तो हम ये जरूर देखते हैं कि विड्रॉ करना जहां पर लॉ में करना परमिशेबल है, और इनकेस अगर लॉ के अकॉर्डिंग विड्रॉ कर पाना मेरे लिए परमिशेबल नहीं है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं देखूंगा कि अब यहां पर लीगल कंसिडरेशंस क्या रहेंगी मेरी इस एंगेजमेंट के अंदर। पढ़ के देखिए नंबर 7 पॉइंट। If practitioner becomes aware during the course of engagement that the compiled financial information does not adequately refer to or describe the applicable FRF, amendments to compiled financial information are required for the financial information not to be materially misstated। ये materially misstated हैं और इसमें amendment की requirement है ताकि ये materially misstated ना रहें, या कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिसलीड करती हैं। तो अगर कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिसलीड करती हैं या कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो मैटेरियली मिसस्टेटेड है या प्रॉपर तरह से वो एफआरएफ को रेफर नहीं कर रही है, द प्रैक्टिशनर शैल प्रपोज द एप्रोप्रिएट अमेंडमेंट टू द मैनेजमेंट। ये हुआ आपका नंबर 7 पॉइंट। और नंबर 8 पॉइंट क्या बनेगा कि भाई अगर मैनेजमेंट ने ऐसा करने से मना कर दिया तो आप क्या काम करेंगे। इफ मैनेजमेंट डिक्लाइन और डज नॉट परमिट द प्रैक्टिशनर to make the proposed amendment, the practitioner shall withdraw and inform the management and those charged with governance of the reason of withdrawing। ये हुआ आपका नंबर 8 पॉइंट। और यहां पर विड्रॉ कर पाना एज पर लॉ पॉसिबल नहीं है, तब देखूंगा कि मैं यहां पर लीगल कंसिडरेशंस क्या रहेंगी। If withdrawal from engagement is not possible, the practitioner shall determine the professional and legal responsibilities applicable in the circumstances। तो इसको ऐसे याद करना, पहले 6 पॉइंट तक की जर्नी एक रहेगी, 7 8 9 ये एक सेपरेट जर्नी हमारी रहेगी। 7 8 9 में क्या पॉइंट कवर किया, कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैटेरियली मिसस्टेटेड है या मिसलीड करती हैं या एफआरएफ को रेफर नहीं करती, तो मैं मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज इन्हें आप करेक्ट कर दीजिए। इनकेस अगर मैनेजमेंट ने करेक्ट करने से मना कर दिया, तो मैं यहां से विड्रॉ करूंगा और विड्रॉ करने का जो रीजन है मैं वो कम्युनिकेट कर दूंगा मैनेजमेंट को, दोस्त चार विद गवर्नेंस को। ये नंबर 8 पॉइंट। नंबर 9 कि अगर लॉ के अकॉर्डिंग विड्रॉ कर पाना पॉसिबल नहीं है, तब क्या क्या मेरी लीगल कंसिडरेशंस होनी चाहिए, क्या मेरी जिम्मेदारी रहनी चाहिए, उसको मैं एक बार देखूंगा। एंड द लास्ट, जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है इस पर मैनेजमेंट से एक्नॉलेजमेंट ले लेना कि अल्टीमेटली जो कंपाइलेशन हुआ है, जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये जिम्मेदारी आप ही की है। ऐसा नहीं है कि मैंने कंपाइल करा है तो मेरे कंपाइल करने से आपकी जो जिम्मेदारी है वो कम हो जाएंगी। तो फाइनल कंपाइलेशन पर मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां उनसे एक्नॉलेज करवा लूंगा। रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट ऑन फाइनल कंपाइलेशन 10 पॉइंट हैं, रिकॉल कर सकते हो। 6+3+1 याद करना, आराम से याद कर पाओगे। 6+3+1 पहला क्या है देखो, पहले पहले 6 पॉइंट की एक बार जर्नी देख ले। पहले अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे एंटिटी के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में, उनके ऑपरेशंस के बारे में। दूसरा पॉइंट अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करूंगा, मतलब अंडरस्टैंडिंग का ही पॉइंट है दूसरा, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे उनके एप्लीकेबल एफआरएफ की। अंडरस्टैंडिंग मिल गई, काम पे लग जाओ और कंपाइल करिए ऑन द बेसिस ऑफ
RDEOJ प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। जैसे ही तीसरा पॉइंट बनेगा कि वो जजमेंट जिन पर आपने कंपाइलेशन के दौरान, सिग्निफिकेंट जजमेंट जिस पर आपने कंपाइलेशन के दौरान मैनेजमेंट को असिस्टेंस दिया था, उस पर एक बार मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर लीजिए। नाउ जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, यानी इस एंगेजमेंट को कंप्लीट करने से पहले कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आप रीड करिए इन द लाइट ऑफ BOF, जो आपको अंडरस्टैंडिंग मिली थी एंटिटी के बिजनेस की, उनके ऑपरेशन की, उनके FRF की। इस पे एक बार इनके कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन को आप रीड करिए। रीड करते हुए आपको दिखाई दिया कि जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है या जो RDEOJ है, RDEOJ IIU है। IIU का मतलब कि भाई ये इनएक्यूरेट है, इनकम्प्लीट है, अनसेटिस्फैक्टरी है। मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज मुझे आप एडिशनल कंप्लीट इंफॉर्मेशन मुझे आप यहां पे प्रोवाइड कराइए। ये फिफ्थ पॉइंट था। इनकेस मैनेजमेंट प्रोवाइड नहीं करा था, मैं विड्रॉ कर लूंगा, विड्रॉ करने का रीजन में कम्युनिकेट कर दूंगा। 6 पॉइंट मेरे पूरे हो गए। इसके बाद कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में दिखाई दिया कि ये एडिक्वेटली FRF को रेफर नहीं करते, या ये मैटेरियली मिसस्टेटेड हैं, या ये मिसलीड करते हैं। मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा अमेंड करो। ये नंबर 7 पॉइंट। मैनेजमेंट ने अमेंड करने से मना कर दिया तो ठीक, नहीं करा मैं विड्रॉ करूंगा, रीजन को मैं कम्युनिकेट करूंगा। नंबर 8 पॉइंट, इनकेस अगर एज पर लॉ विड्रॉ कर पाना पॉसिबल नहीं है, तब क्या क्या रहनी चाहिए आपकी लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इसका आप ध्यान रखेंगे। ये मेरा नंबर 9 पॉइंट। एंड द फाइनल वर्जन जो निकल के आया नंबर 10 पॉइंट, उस पर आप मैनेजमेंट की एक्नॉलेजमेंट ले लेंगे। लास्ट पॉइंट देख लीजिए नंबर 10, the practitioner shall obtain an acknowledgement from the management or those charged with governance as appropriate that they have taken responsibilities for the final version of the compiled financial information. Clear? ये हमारा तीसरा क्वेश्चन इस स्टैंडर्ड का पूरा हुआ। पहला कंपाइलेशन एंगेजमेंट क्या है, उम्मीद कर रहा हूं एग्जाम में आ गया तो लिख के आ जाओगे अब आप। दूसरा, इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले जो एंगेजमेंट लेटर या एनी अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटन एग्रीमेंट है, उसमें जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होनी चाहिए वो कौन कौन सी होनी चाहिए, वो देख लिया। इस एंगेजमेंट को कैसे परफॉर्म किया जाएगा उसकी हमने बातें कर ली। 10 पॉइंट है टोटल, एग्जाम में आ गया, लिख के आने हैं। कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, केवल रीड ऑनली में कवर करना। The practitioner shall communicate with management or those charged with governance as appropriate on a timely basis all matters that in the practitioner professional judgment are sufficient importance to merit the attention of management or TCWG as appropriate। मतलब कि कंपाइलेशन करते हुए मुझे कोई मैटेरियल मिस स्टेटमेंट मिल जाती है या फ्रॉड मिल जाता है, तो ऐसे केसेस में क्या है कि मैनेजमेंट के साथ, दोष चार विद गवर्नेंस के साथ आपको टाइमली मैनर में कम्युनिकेट करते हुए चलना चाहिए। एग्जाम के पर्पस के लिए केवल कट कर देना, रीड ऑनली में कवर करेंगे। रीड ऑनली प्रैक्टिशनर रिपोर्ट हमारे इस एंगेजमेंट का, इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक, यानी कि इस स्टैंडर्ड का SRS 4410 का लास्ट टॉपिक एंगेजमेंट प्रैक्टिशनर रिपोर्ट, एंगेजमेंट की रिपोर्टिंग। क्या मैं इस रिपोर्ट में कोई ओपिनियन, क्या कोई एश्योरेंस, कोई कंक्लूजन कम्युनिकेट करूंगा? देन आंसर इज नो। शुरू में डिस्कस कर लिया था कि इस एंगेजमेंट के अंदर आपको किसी भी तरीके का कोई ओपिनियन, कोई कंक्लूजन वगैरह एक्सप्रेस नहीं करना। इसमें मैं बेसिकली बताऊंगा मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां क्या थी, मेरी जिम्मेदारियां क्या रही थी, एंगेजमेंट को मैंने कैसे परफॉर्म करा है। क्लियर कर दूंगा कि भाई कोई भी ऑडिट नहीं है, कोई भी रिव्यू नहीं है, अकॉर्डिंगली कोई भी तरह का एश्योरेंस यहां पर नहीं दिया गया। ये सारी बातें आपकी रिपोर्ट में आएंगी। काफी हद तक चीजें आपको वैसी दिखाई देंगी जैसा आपको ऑडिट रिपोर्ट में होती है। जैसे टाइटल होगा, एड्रेस ही होगा, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी की बात करेंगे, अपनी जिम्मेदारी की बात करूंगा, इस एंगेजमेंट को मैंने किस SRS के बेसिस पर परफॉर्म करा है उसकी बात करूंगा। क्लियर कर दूंगा कोई ऑडिट नहीं है, कोई रिव्यू नहीं है, अकॉर्डिंगली कोई एश्योरेंस यहां पर एक्सप्रेस नहीं किया गया, डेट, प्लेस, सिग्नेचर, वही सारी बातें आपको दिखाई देंगी। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है 4 से 5 नंबर का, 4 to 5 मार्क्स। इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। परेशानी तो खैर उम्मीद कर सकता हूं कि पूरे ही स्टैंडर्ड में आपको नहीं रही होगी। The practitioner's report issued for compilation engagement shall be in writing and shall include the following elements। क्या क्या है?
द रिपोर्ट टाइटल, एक एप्रोप्रिएट टाइटल आप यूज करना, कोई टाइटल फिक्स नहीं है, आपको जो सही लगे वैसा टाइटल आप फिक्स करना। एड्रेसी एज रिक्वायर्ड बाय द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, आप अपनी कंपाइलेशन की रिपोर्ट को किसको एड्रेस करेंगे? कंपनी वाले केस में क्या मैं मेंबर्स को एड्रेस करूंगा? आंसर इज नो। जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जस्ट लाइक कंपनी के मैनेजमेंट ने मुझे अपॉइंट करा है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मेरी अपॉइंटमेंट करी है, तो उसको आप एड्रेस करेंगे। Statement that practitioner has compiled financial information based on information provided by management, कि भाई मैंने कंपाइलेशन किया है लेकिन RDEOJ जो मैनेजमेंट मुझे प्रोवाइड करता है उनके बेसिस पर करा है। A description of the responsibilities of management or those charged with governance as appropriate in relation to compilation engagement and in relation to the financial information, that is प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएस जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। इंटरनल कंट्रोल डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना, मेंटेन करना जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। हाँ, कंपाइलेशन के पर्पस के लिए RDEOJ प्रोवाइड करवाना ये जिम्मेदारी मैनेजमेंट की थी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ एंड इफ अ स्पेशल पर्पस एफआरएफ इज यूज्ड, अ description or reference to the description of that special purpose FRF in the financial information, कि भाई आपने जिस एफआरएफ के बेसिस पर कंपाइलेशन करा है उसका रेफरेंस दीजिए। इन केस कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो स्पेशल पर्पस एफआरएफ में है, मतलब मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि कंपनी ने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया था, बैंक की रिक्वायरमेंट ये आई कि पिछले 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैश बेसिस पर प्रोवाइड करवा दीजिए। अब कंपनी ने मुझे अपॉइंट करा है जहां पर मुझे कंपाइलेशन करना है एक स्पेशल पर्पस एफआरएफ का, तो या तो ये मेरी रिपोर्ट में आ जाए या मैनेजमेंट ने अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे कहीं पर इनका रेफरेंस दिया हुआ है उसकी क्रॉस रेफरेंसिंग मैं अपनी रिपोर्ट में करूंगा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ एंड इफ अ स्पेशल पर्पस एफआरएफ इज यूज्ड, अ डिस्क्रिप्शन या तो मैं खुद अपनी रिपोर्ट में लेके आऊंगा या रेफरेंस टू द description of that special purpose FRF in the financial information. Identification of financial information including the title of each element of financial information and the date of the financial information or the period to which it relate, यानी कि आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके जिस भी फॉर्म में आपने प्रेजेंट करा है उस फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, यानी कौन कौन से बेसिकली कंपोनेंट आते हैं कि मैंने इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके प्रेजेंट करा है इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट किस डेट की है और जो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वो कौन सा पीरियड कवर कर रहा है वो आप बताइए। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द टाइटल ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन and the date of the financial information or the period to which it relates, a description of practitioners responsibilities, मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां बता दी, अपनी जिम्मेदारी बताओ, including that the engagement was performed in accordance with SRS 4410 and that the practitioner has complied with the relevant ethical requirement. Explanation that since a compilation engagement is not an assurance engagement, the practitioner is not required to verify the accuracy or completeness of information provided by management. कोई गलतफहमी ना हो कि भाई मैंने यहां पर कोई एक्यूरेसी को एग्जामिन करा हुआ है, कंप्लीटनेस को एग्जामिन करा हुआ है, ना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। हाँ, कुछ भी चीज मुझे गलत मिली थी मैनेजमेंट के नोटिस में डाल देता हूं, पर इनको एग्जामिन करना करना प्राइमा फेसी मेरा कोई ऑब्जेक्टिव थोड़ी था। तो सिंस अ कंपाइलेशन एंगेजमेंट इज नॉट एश्योरेंस एंगेजमेंट, इस बात को प्रॉपरली रिपोर्ट में लेके आइए, प्रैक्टिशनर इज नॉट रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट। अकॉर्डिंगली practitioner does not express an audit opinion or review conclusion on whether the financial information is prepared in accordance with the applicable FRF, कि भाई इंफॉर्मेशन एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ है या नहीं, यहां पर मेरी ओर से किसी भी तरीके का कोई भी ओपिनियन या कंक्लूजन को एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा। इफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड यूजिंग अ स्पेशल पर्पस एफआरएफ, ये तभी आएगा जब इंफॉर्मेशन एज पर स्पेशल पर्पस एफआरएफ में है। 2-3 बार एग्जांपल दे चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। कंपनी ने बैंक को लोन के लिए अप्लाई किया था, बैंक ने पिछले 3 साल के
फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैश बेसिस पर मांग लिया था, तो मुझे अब वो कैश बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के पर्पस के लिए अपॉइंट किया। तो ये हुआ आपका एक कैश बेसिस, यहां पर एक स्पेशल पर्पस एफआरएफ है। तो इफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड यूजिंग अ स्पेशल पर्पस एफआरएफ, देन अ एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ दैट describe the purpose for which the information is prepared, बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया गया था, the intended user बैंक, और contains a reference to a note in the financial information that discloses this information। मतलब सर पे अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस एफआरएफ पे है, किसी स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के पर्पस के लिए है, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर स्पेशल पर्पस एफआरएफ क्यों बनाया गया, ये वाली बातें सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएंगी, क्योंकि ये जनरल पर्पस एफआरएफ पे नहीं बना हुआ। तो भाई कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है स्पेशल पर्पस एफआरएफ पे बना हुआ है, तो उसी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स के अंदर ये डिस्क्लोजर आता है, भाई किस पर्पस के लिए बनाया है, इसका इंटेंडेड यूजर कौन है। तो मैं भी अपनी रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उस नोट का मैं यहां पर रेफरेंस दूंगा। तो इफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड यूजिंग अ स्पेशल पर्पस एफआरएफ, an explanatory paragraph that describes the purpose for which information is prepared, the intended user, or contain a reference to a note in the financial information that disclose this information। यानी या तो आप खुद ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्राइब कर दो, या मैं ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्राइब नहीं कर रहा, मैं एक काम करता हूं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो नोट नंबर आ रहा होगा उसके रेफरेंस से मैं बात कर लूंगा। देखो दोनों में डिफरेंस है, डिस्क्राइब कर रहा हूं तो मैं नोट का रेफरेंस नहीं दूंगा, और अगर आप डिस्क्राइब नहीं कर रहे हो ठीक है तो फिर मैं रेफरेंस दूंगा और रेफरेंस के बेस पर बात कर लूंगा। And draws the attention of the reader of the report to the fact that financial information is prepared in accordance with the special purpose FRF, and as a result the information may not be suitable for other purposes। कि भाई जो ये बना हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना हुआ है, किसी और पर्पस के लिए शायद ये जो इंफॉर्मेशन है ये सुटेबल ना रहे। एंड द लास्ट वन, डेट, प्लेस एंड सिग्नेचर। डेट ऑफ प्रैक्टिशनर रिपोर्ट, प्रैक्टिशनर का सिग्नेचर, और सिग्नेचर का प्लेस, नेम ऑफ सिटी जहां पर ये साइन किया गया है। क्लियर, लिख के आ सकते हैं एग्जाम में। हाँ देखो एक दो बार मैं कह रहा हूं आपको रीड करना पड़ेगा, और अगर चाहें तो क्या करना तो चाहिए आपको, कि आपको एक बार लिख के जरूर देखना चाहिए। पूरा स्टैंडर्ड में आपको लिखने के लिए नहीं कह रहा, पर जहां जहां मैंने क्वेश्चन मार्क करवा दिए, 4 क्वेश्चन में मार्क करवा रहा हूं, तो वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बच्चे पूछ सकता है। एंगेजमेंट लेवल क्वालिटी कंट्रोल, क्या एसक्यूसी एप्लीकेबल होगा? पहले डिस्कस कर लिया था भाई, क्वालिटी कंट्रोल हर एक एंगेजमेंट के ऊपर एप्लीकेबल है, तो ये भी एक एंगेजमेंट है, अकॉर्डिंगली यहां पर एप्लीकेबल होगा। तो एंगेजमेंट पार्टनर कौन? प्रैक्टिशनर, जो फर्म के यहां पे काम कर रहा है, शैल टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर overall quality for each compilation engagement to which that partner is assigned, and the engagement being performed in accordance with the firm's quality control policies and procedures। इसको आप कट कर सकते हो, यू में कट। डॉक्यूमेंटेशन, ये क्वेश्चन एक बन सकता है, इसको और मार्क करवा रहा हूं बटे 4 नंबर के लिए, यानी कि 5वां क्वेश्चन। शुरू से मैं 4 क्वेश्चन बोलते हुए आ रहा था, एक क्वेश्चन और ऐड करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन। द प्रैक्टिशनर शेल इंक्लूड इन द डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या चीजें आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन में शामिल करनी चाहिए। कोई स्पेशल चीज नहीं होगी, जैसे ही रीड करेंगे समझ में आ जाएगा इमीडिएटली। सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग द कंपाइलेशन एंगेजमेंट एंड हाउ दोज मैटर्स वर एड्रेस्ड। कंपाइलेशन करते हुए क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स आपने फेस किए थे, कैसे आपने उनको एड्रेस किया था, उनको आप डॉक्यूमेंट करिए। A record of how compiled financial information reconcile with the underlying record, document, explanation and other information provided by the management, कि कैसे आपने ये जो इंफॉर्मेशन आपको मिली थी RDEOJ, तो कैसे कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इनके साथ रिकंसाइल करती है। A copy of final version of the compiled information for which management or those charged with governance as appropriate has acknowledged their responsibility, and the practitioner report। देखो
फाइनल वर्जन जो आपने अल्टीमेटली उनको बना के दिया, क्या ये आपके रिकॉर्ड में रहेगा, नहीं रहेगा? बिल्कुल होना चाहिए। क्या प्रैक्टिशनर की जो रिपोर्ट है, क्या उसको आप डॉक्यूमेंट करेंगे, नहीं करेंगे? ऑब्वियसली बात है, इसको तो पक्का करूंगा। मैनेजमेंट से जो आरडीईओजे आपको मिले थे, क्या वो आप डॉक्यूमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। सिंपल सी बात, मैनेजमेंट से आरडीईओजे मिले जिनके बेसिस पर कंपाइलेशन हुआ, डॉक्यूमेंट करिए। जो कंपाइलेशन का फाइनल वर्जन है वो डॉक्यूमेंट करो। फिर जो आपकी कंपाइलेशन की रिपोर्ट है वो आप डॉक्यूमेंट करिए। और इस पूरे एंगेजमेंट में जो भी कोई सिग्निफिकेंट मैटर आया था, कैसे उस मैटर को एड्रेस किया गया था, इस चीज को आप डॉक्यूमेंट करिए। 4 पॉइंट है भाई। कंपाइलेशन एंगेजमेंट में हूं, मैनेजमेंट से आरडीईओजे मिला, डॉक्यूमेंट करो। आरडीईओजे के बेस पर कंपाइलेशन हुआ, फाइनल वर्जन निकल के आया, डॉक्यूमेंट करो। जो आपने कंपाइलेशन पे रिपोर्टिंग करी है वो डॉक्यूमेंट करिए। और इस पूरे एंगेजमेंट में कोई सिग्निफिकेंट मैटर आया था, क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर आए थे, कैसे आपने उनको एड्रेस किया था, इन सबको आप डॉक्यूमेंट करिए। एग्जाम में क्वेश्चन सेपरेट 4 नंबर का बच्चे इस पर बन सकता है कि कंपाइलेशन एंगेजमेंट में क्या क्या चीजें आपको डॉक्यूमेंट करनी चाहिए। टोटल 5 क्वेश्चन बने हमारे। अब कौन कौन से? पहला, कंपाइलेशन एंगेजमेंट क्या है वो डिफाइन कर दो। दूसरा, एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले टर्म ऑफ एंगेजमेंट जिस पर कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपको स्टैब्लिश करनी है वो कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है। थर्ड, एंगेजमेंट को परफॉर्म करना, 10 पॉइंट की मैंने बात की थी आपसे यहां पर। एंगेजमेंट की रिपोर्टिंग, कंपाइलेशन रिपोर्ट एंड द लास्ट वन डॉक्यूमेंटेशन। 5 क्वेश्चन स्टैंडर्ड कंप्लीट। उम्मीद कर रहा हूं बच्चे लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और चीजें काफी हद तक वीडियो देखते देखते आपको याद भी हुई होगी। अगला बस काम क्या करना है, अगला वीडियो देखने से पहले, अगले चैप्टर पे जाने से पहले, बिकॉज चैप्टर नंबर 9 हमारे यहां पर कंप्लीट हुआ है, अगले चैप्टर पर जाने से पहले बस करना क्या है, जल्दी से इसको, जो क्वेश्चन मैंने मार्क करवाया केवल उन्हीं को, पूरे को रीड मत करिए। जहां जहां मैंने मार्किंग कराई है उसको कम से कम 1 से 2 बार जल्दी से आप रीड कर लीजिए। और कुछ जगह पर अगर हो सके तो अपने सुंदर सुंदर हाथों से लिखने का प्रयास जरूर करना, बिकॉज लिखेंगे नहीं तो एग्जाम में आपका हाथ पक्का रुकेगा। तो लिखने की प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो जाए उतना अच्छा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर की शुरुआत के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।